को एक चीज़ बता देता हूँ, 25 बच्चों से या 30 बच्चों से कम रहेंगी तो क्लासेस हो जाएंगी कम। ये वहाँ से डेली रिपोर्ट जाती है, तो क्लासेस कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, 3 बच्चों को आई कार्ड मिल चुका है, कहाँ है सब अपना आई कार्ड दिखाओगे? उसको बैग में रखने के लिए नहीं मिला है ना, इस कॉलेज में एंट्री बंद हो जाएगी कुछ दिन बाद, ठीक है ना। उसको सब, अगर कोई बोलता है तो उसको लेके अपने रखो, भी लगना चाहिए ना स्टूडेंट को किस लिए दिया गया आई कार्ड, इससे प्रचार भी होता है, ठीक है ना। तो ये आई कार्ड अपने आप सब गले में रहना चाहिए जिसको जिसको मिला है, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, बच्चे बहुत कम हैं। क्लासेस वैसे कल से बंद हो रही हैं, आप लोग कल से बंद होगी और 2 तारीख को चलेगी डायरेक्ट, ठीक है। और आई कार्ड रखो और कोई अनुशासनहीनता नहीं करो। घूम टहल रहे हैं, आ जाओ। आई कार्ड मिला है ना तुमको, कहाँ पर है? बैग में उसको रख सके, उसको सब कोई गले में रखो, उसको सब कोई रखो, सब कोई। और सर जिन बच्चों को नहीं मिला है उनको, उन बच्चों को रेगुलर रहेंगे तो मिलेगा। अब तीसरी क्लास में आप लोग रहते नहीं हो, बताया ना, तीनों क्लास में रहना जरूरी है। जो बच्चे को मिला है तीनों क्लास में डेली रहते हैं। तो हम तीनों क्लासों में रहते हैं, मिला ही नहीं है। 2 तारीख से आ रहे हैं, जल्दी से मिल जाएगा। कितने दिन से रह रही है? 2 तारीख से आ रहे हैं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, डोंट वरी। दूसरी चीज़, अब सब आ गए क्लास में? नहीं सर। दूसरी चीज़, कल से कॉलेज बंद, ये बंद हो रहा है सेंटर, कल से 2 तारीख तक, 2 को खुलेगा, 1 तारीख तक बंद रहेगा, ठीक है। और आई कार्ड सबको ही अपने गले में रखो, ये पता चलना चाहिए कि अभ्युदय के स्टूडेंट्स हो, इसको मिला है, लगना चाहिए कि अभ्युदय के स्टूडेंट्स हैं, प्रचार के लिए मिला है, ठीक है। और दूसरा चीज़, इन बच्चों से पहचान हो रहा है कि रेगुलर आते हैं बच्चे, ठीक है। और मैंने ये बताया कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी क्लास में बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ क्लास में आप लोगों का उद्देश्य है आना, पढ़ना, पढ़िए, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में अगर आप लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर मुझे फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे सुनने को नहीं मिली, ठीक है। आप लोग पढ़ो, पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करना है। 25 बच्चों से कम रहना अगर संख्या, 25 भी रही तो भी क्लासेस बंद हो जाएंगी, ठीक है। और अगले साल हो सकता है अगर यहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो ये यूपीएससी की क्लासेस चलेंगी भी नहीं, ये भी हो सकती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अगर यहाँ पे क्लास में कंटिन्यू करना है, आप यूपीएससी का बैच चाहते हो चलता रहे तो पढ़ाई करो, रिजल्ट ले आओ। सर को भी पता है, पूछ लो, इनको भी पता है, ठीक है सर। पढ़ाइए। हाँ जी, चलिए, क्या टॉपिक चल रहा था हम लोग का? राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ, है ना, इसी पे थे। और काफ़ी टॉपिक खत्म हो चुके। एकदम सही बात है, अनुशासन तो मेंटेन करके रखिए और अटेंडेंस बहुत कंपल्सरी है ना। आप लोग अटेंडेंस को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए। बहुत कम बच्चे पिछले 2-3 दिनों में दिख रहे हैं। रीज़न पता नहीं क्या, पुलिस वाले, भर्ती वाले शायद बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम है, वो लोग नहीं आ पा रहे, शायद वो उम्मीद भी लग रही है मुझे, ऐसे बच्चे हैं। लेकिन पुलिस के एग्ज़ाम के बाद में सभी लोग जो भी कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के साथ में हो, सब लोग अटेंडेंस अपनी एक दूसरे से कह के बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रहोगे तो एक एटमॉस्फेयर रहता है, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है, तुम लोग को भी पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो दोनों तरीके से म्यूचुअल चलती हैं चीज़ें, तो अच्छा लगता है। तो अटेंडेंस भी मेंटेन रखिए और उस हिसाब से, फिलहाल 7 दिन की छुट्टी है तो आपका लॉस तो नहीं होगा। 7 दिन में बहुत सारा काम किया जाएगा, है ना। 7 दिन तो है, तो 7 दिन के अंतर्गत ऐसा थोड़ी बैठ के घर में रोटियाँ पकाओगे, है ना, ये थोड़ी करना है। पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई करने के लिए 7 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी उसको लेकर बहुत डिटेल में होमवर्क के साथ साथ में और भी चीज़ें चलेंगी। कोशिश करिए ना, सर से भी बात यही हो रही थी अभी कि आप लोग को ये जो 7 दिन है, 7 दिनों में आप लोग का जो संपर्क है पढ़ाई के साथ ना टूटे, उसके लिए ऑनलाइन सेशन शुरू किया जाएगा इन 7 दिन, ठीक है। और इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से आप लोग के साथ में हम लोग डेली कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। अब वो डाउट सेशन हो, जितना भी इतिहास में आप लोगों ने पढ़ लिया, शायद टेस्ट हो जाएगा तुरंत क्लास खुलते ही,
क्योंकि सैटरडे में टेस्ट था, आप लोग की किस्मत अच्छी, या बुरी कह लो, जो भी कह लो, है ना, तो इसकी वजह से हट गया। तो अब अगले जब भी टेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग एक बार फिर से डाउट सेशन क्लियर कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वहाँ पे, जिनको बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर पीछे छूटा हुआ है या पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं करी हुई, वो लोग वहाँ पे भी रहना, जिनसे जो भी डाउट होंगे सारे डाउट वहाँ क्लियर कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसको पूरा डिटेल में डाउट के साथ में क्लियर कर लेंगे। और साथ ही साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे टॉपिक बच जाएंगे। देखिए मैं तो कल आपको 6 क्लास बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में 3 क्लास है इसके लिए, मेरे पास में सिर्फ 3 क्लास है, और 3 क्लास में पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना। तो हम लोग बचा हुआ सेशन सारा वहीं पे करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। तो बस आप सब लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़िएगा, तरीका बता दिया जाएगा किस तरीके से जुड़ना है, सब लोग अपने ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा, है ना। तो उस हिसाब से सब लोग, जो लोग भी नहीं जुड़े आज जाके हर हाल में सर से कह देना सर हमें ग्रुप पे जोड़ लीजिए, वरना हम ऑनलाइन क्लास कैसे लें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आगे का जो भी सिलेबस होगा उसका वहाँ कोशिश करिए उसको खत्म कर लिया जाए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि उसमें डाउट सेशन चलेंगे, है ना। जितनी भी चीज़ें अभी छूटी हैं या जो समझ नहीं आ पाई या किसी क्लास में आप एब्सेंट रह गए हो, कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ है किसी चीज़ को लेकर, वो सब वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे, आशा है, उम्मीद यही है आप लोगों से, ठीक है। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हम लोग का जो चल रहा था वो चल रहा था भारत के अंदर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को देख रहे थे, और भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर हमने स्वतंत्र भारत में क्या क्या चुनौतियां आई, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने विभाजन और उसके परिणाम के बारे में पढ़ा, कैसे विभाजन हुआ, विभाजन के बाद माइग्रेशन कैसे हुआ, और माइग्रेशन के बाद रिहेबिलिटेशन का भी प्रोसेस हमने पढ़ा, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद में जो हम लोग का अगला टॉपिक जिसपे चर्चा चल रही थी वो था रियासतों का एकीकरण, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थी उनका यूनिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ऐसे 3 स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके। कौन कौन सी स्टेट पढ़ ली थी? पहले ट्रावणकोर पढ़ी थी, ट्रावणकोर के बाद में दूसरी हैदराबाद पढ़ ली, जोधपुर पढ़ी थी, तीसरी भोपाल पढ़ी थी। ये 3 ही तो पढ़ी है अभी, है ना। अभी तो आज़ादी से पहले पहले जो स्टेट्स मर्ज हो गई थी इंडिया के साथ में, उनकी चर्चा करी थी हम लोग ने, ठीक है। अब वो स्टेट्स की चर्चा करेंगे जो आज़ादी के बाद में, ठीक है, जाके मिली थी, उन स्टेट्स की चर्चा करेंगे अब हम लोग आने वाले टाइम में, ठीक है। रियासतों का एकीकरण इसी की चर्चा चल रही है। और यहाँ पे धीरे धीरे सभी स्टेट जिस तरीके से भारत का पार्ट बन गई, है ना, तो उन 565 रियासतों की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जो भारत का पार्ट बन गई। हाँ, एक चीज़ और, कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर सारी रियासतें पार्ट बन गई थी भारत का, आपने पूछा था शायद ना। तो रियासतें जितनी थी सब पार्ट बन गई थी भारत का, ये मैंने बताया था। हाँ बन गई थी, लेकिन उसमें से 13 जो रियासतें थी वो 13 रियासतें लेटर ऑन, बाद में आज़ादी की जब सारी परंपराएं खत्म हो गई, सब कुछ हो गया था, तो कुछ समय बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ में अपना मोल्ड कर दिया था, ठीक है। तो उसके साथ एक समझौता साइन करके 13 रियासतें ऐसी थी कि भारत से हट गई थी बाद में, लेकिन शुरुआती में कितनी 565 की 565 सब भारत का हिस्सा बने, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको दिखाई दे कि 565 नहीं, यहाँ तो 552 ही दिखा रहा है ना। तो 552 को इसलिए दिखाता होता है क्योंकि वो बाद में 13 स्टेट्स कभी कभी जाकर पार्ट बन गई, है ना। तो इस वजह से तो ये ध्यान रखिएगा, 565 शुरुआती दौर में इसका पार्ट बनी थी, लेकिन बाद में जाके इस तरीके का सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जूनागढ़ पे आएंगे आज, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करनी है बेसिकली जूनागढ़ के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी तक 3 स्टेट्स की बात कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हम लोग अभी की क्लास में क्या चर्चा कर रहे थे। बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे थे भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में भारत के लिए कठिन रहा इसलिए कठिन थी क्योंकि 60% और 40% में भारत टूटा हुआ है ना। 60% में भारत जो था ब्रिटेन इंडिया का था, ब्रिटिशर्स उसके ऊपर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्ट पावर भारत को सौंप दी। तो उससे तो कोई समस्या नहीं थी, 60% भारत के हाथों में सीधा चला है, और उसमें से पाकिस्तान का कुछ बंटवारा होकर चला गया, ठीक है। लेकिन 40% अभी ऐसी समस्या है जो भारत के साथ में खड़ी हुई थी, वो समस्या थी रियासतों की। रियासतें हमेशा से वो रियासतें थी जहाँ पे राजा रजवाड़े लोग या महाराजा या नवाब निजाम ऐसे लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इन लोगों को अलग से स्पेशल राइट्स मिलते थे शुरू से,
चाहे वो फिर मुगल सत्ता के दौरान हो या फिर हम लोग देखें अंग्रेजों के दौरान हो, तो अब भारत को भी इनको कुछ ना कुछ अलग से स्पेशल राइट्स या दर्जे देने पड़ते हैं, है ना। तो इसको लेके 40% की जो रियासतें थे उनके एकीकरण को लेके हम लोग इस मुद्दे को पढ़ रहे हैं। ये रियासतें कैसे भारत का एक अभिन्न अंग बन गई, और आज के समय में रियासतों जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा, सब यूनाइटेड इंडिया का एक पार्ट है। इसके पीछे क्या कारण था, उसी कारण की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। तो इसके पीछे हम लोग 2 कारण जिम्मेदार मान रहे थे बड़े। एक कारण ये था कि या तो ये पाकिस्तान में चली जाती अगर हम इन्हें भारत में ना मिलाते, जिससे भारत कमजोर हो सकता था, ठीक है। दूसरा कारण हम लोग ये समझ रहे थे कि ये रियासतें अगर इंडिपेंडेंट भी रहती तो कल को अंग्रेज या फिर यूएसए के लोग या फिर किसी भी दूसरी कंट्री के लोग हस्तक्षेप करके भारत की शांति के ऊपर किसी न किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाते थे, और उससे शांति भंग होने जैसी तमाम समस्याएं हमारे सामने आ सकती थी। तो इसलिए हमें क्या था जरूरी कि हमें इन रियासतों को एट हैंड हाउ अपने राज्य में मिलाना ही मिलाना था, ठीक है। तो इसलिए हमने उन स्टेट्स को मिलाना शुरू किया, और इस परंपरा में हमारा जो साथ दिया था, सबसे ज्यादा साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सारे राज्यों को लगभग भारत के सारी रियासतों को लगभग भारत के राज्य में मिलाने का कार्य किया, ठीक है। अब उसके बाद में जूनागढ़ जैसी स्टेट है। जूनागढ़ देखिए, जूनागढ़ जो था वो राज्य बेसिकली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो टच है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के इलाकों से, उस टेरिटरी से दिखाई देता था, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान अगर जूनागढ़ को ले जाता उसके लिए रास्ता आसान हो जाता गुजरात के अंदर एंटर करने का। हम लोग सौराष्ट्र की बातें करते हैं, जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात की बातें हो रही है यहाँ पे। तो पाकिस्तान का पूरा लॉजिक यही था कि किसी भी तरीके से जूनागढ़ को पार्ट बना दिया जाए पाकिस्तान का, ठीक है। और इसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, इस पूरे के पूरे राज्य के अंदर जो संधि साइन होने वाली थी, जिस संधि को लेकर वार्तालाप चल रही थी, उस संधि के तहत जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टेट ऐसा था जिस स्टेट में मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्लैंक पेपर दे दिया था, जो चाहे वो लिख लो इसके ऊपर। कौन सा स्टेट था ऐसा? हाँ, जोधपुर था ना, जोधपुर को लेके तो बोला था उसने। तो जोधपुर में उसने बोला था कि जो ब्लैंक पेपर पे लिखोगे हम आपको वो सौंप देंगे, उस तरीके से। जूनागढ़ भी उनके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि जूनागढ़ के अंदर जो जनता रह रही है वो जनता यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स या हिंदू समुदाय या सिख समुदाय या फिर दूसरी कम्युनिटी की ज्यादा थी एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस स्टेट को जनता की राय के साथ में भारत से बाहर ले जाना ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता बचा था कि यहाँ के राजा को या महाराजा को मना लिया जाए किसी तरीके से, और ये हमारे सहयोग से जिन्ना के साथ में पाकिस्तान में मिल जाए। तो जूनागढ़ को मिलाने के लिए जिन्ना ने तमाम प्रयास किए, लेकिन अगेन फिर हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की और वीपी मेनन की। यहाँ पे वीपी मेनन का जो रोल है वो ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आता है। वीपी मेनन आते हैं यहाँ पे जूनागढ़ के अंदर, और जूनागढ़ के अंदर अनाउंस कर देते हैं कि अगर जूनागढ़ भारत के राज्य के अंदर नहीं मिलाया गया तो यहाँ पे फिर हम एक ऑपरेशन चलाएंगे जहाँ आर्मी को एंटर कराया जाएगा और आर्मी फिर जूनागढ़ को अपने कंट्रोल में लेगी अगर आप हमारे हाथ में जूनागढ़ नहीं देते, ठीक है। तो ये समस्या जैसे ही यहाँ के शासकों को इसके बारे में पता चला कि एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो अच्छा यही है हमारे लिए कि जूनागढ़ को एक्सेशन की या फिर विलय की नीति के साथ में यहाँ पर संधि कर ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक विलय की संधि हुई थी जिसको हम लोग पॉलिसी ऑफ एक्सेशन बोल रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बोला जाता है, जिसको पॉलिसी ऑफ एक्सेशन। और पॉलिसी ऑफ एक्सेशन में पहला राज्य जिसने आज़ादी के बाद भारत के साथ में संधि साइन की थी 1947 में, वो कौन सा था? जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ ने भारत के साथ में एक्सेशन की या फिर विलय की नीति को पारित किया, और पारित करने के बाद में यहाँ पर इन्होंने इसको। अब आपने एक नाम सुना होगा जुल्फिकार भुट्टो करके, बहुत पॉपुलर सा नाम है, सुना होगा, है ना? जुल्फिकार भुट्टो या फिर बेनजीर भुट्टो, है ना? ये सब जो नाम आप लोग सुन रहे हो ये सारे के सारे नाम पाकिस्तान के प्रोमिनेंट नाम है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, ठीक है। इनके ही पिताजी थे जिनका नाम था यहाँ पर शाहनवाज भुट्टो, ठीक है। शाहनवाज भुट्टो यहाँ के दीवान हुआ करते थे, कहाँ के? जूनागढ़ के। और जूनागढ़ के नवाब दीवान होने के नाते ये यहाँ के नवाब को लगातार इस चीज़ को लेकर उकसाते थे या सजेशन दिया करते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा ही हमको बनना चाहिए, ठीक। जूनागढ़ में मेजोरिटी तो हिंदू है, लेकिन यहाँ पर जो शासक थे वो कौन थे? मुस्लिम्स थे, ठीक है। ऐसी एक कंडीशन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं किसी राज्य में। ऐसा और कहाँ पे हुआ था? हाँ, भोपाल में हुआ था ना। अभी भोपाल में देखा था ना, मेजोरिटी तो वहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग दिख रही है
है ना, लेकिन जो नवाब थे वो देखने को मिल रहा है मुस्लिम, ठीक है। तो ये जैसी कंडीशन यहाँ जूनागढ़ में भी दिखाई देती है। तो जूनागढ़ जैसी सिचुएशन जो यहाँ पर क्रिएट हुई है, मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन शासक मुस्लिम है। वो कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ की जनता इस बात को लेकर क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है, रोडों पे उतर आती है यहाँ की जनता। तो यहाँ के जो शाहनवाज भुट्टो हैं उनको मजबूरन भारत के साथ में संधि साइन करनी पड़ती है और ये देश छोड़कर चले जाते हैं। तभी पाकिस्तान के अंदर आप भुट्टो फैमिली देखोगे पूरी की पूरी, वो पाकिस्तान में जाके बस गए, ठीक है। यहाँ होता क्या है, यहाँ का जो जूनागढ़ का फैसला है वो होता है प्लेबिसाइड के बेसिस पे, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला ऐसा राज्य है या रियासत है जो प्लेबिसाइड के बेसिस पे भारत के अंदर आकर जुड़ी थी। प्लेबिसाइड मतलब वोट हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, जनता से पूछा गया था आप किधर रहना चाहते हो। यहाँ राजा के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी उनके साथ में डील नहीं हुई है, जनता से पूछा गया था कि आप किधर रहना चाहते हो। तो नो डाउट भारत की जनता है यहाँ पे और भारत के अंदर ही रहना चाहिए। तो प्लेबिसाइड में वोट किसको पड़ा? इंडिया को पड़ा था और यहाँ की जनता ने चुना था कि वो इंडिया में रहना चाहते। इस वजह से यहाँ पे फैसला लिया गया कि जूनागढ़ को भारत का एक अभिन्न बनाया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे दीवान मैंने जैसे करके आप मान लो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, राजस्व अधिकारी होते हैं या फिर कमांडर होते हैं। मतलब अगर राजा के बाद में कोई सबसे बड़ी पोस्ट है इस समय वो दीवान की। आप ये समझ लो कि जिस तरीके से सिपा सलार होता है, किसी का मंत्री होता है, मेन मंत्री वो है, ठीक है। हाँ, होम मिनिस्टर के तौर पर जैसे आज के समय में जाना जाता है, ये वही है दीवान, ठीक। तो इस समय में इनके समय काल के अंदर यहाँ पर जूनागढ़ भारत का एक अभिन्न बना। किस तरीके से बना? जनमत संग्रह के आधार पर बना, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, लिख लो जूनागढ़। हाँ बताओ। जो रियासतें आज़ाद हो रही थी, हाँ, जो रियासतें भारत में विलय हो रही थी वो 15 अगस्त 1947 से पहले हो रही थी। ये 15 अगस्त 1947 के बाद हुई है, ठीक है। रेड क्लिफ तो खिंच चुकी है, जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ रेड क्लिफ खिंच गई तुरंत, ठीक है। और रेड क्लिफ खिंचने के बाद में मतलब रेड क्लिफ तो पहले ही खिंच गई थी, आज़ादी से पहले उस रेखा को खींच दिया गया था और बोला गया था इस दिन से अब इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर भारत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वेबल योजना, हाँ एग्जैक्टली, वेबल योजना आई। वेबल योजना के बाद में कैबिनेट मिशन भी आया और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसने उस रेखा को निर्धारित कर दिया, ठीक है। तो आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले की ये सब चर्चाएं पढ़े थे जो भी पहले हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आज़ाद हो गया तब उसके बाद की घटना है, ठीक है। तो 15 अगस्त से पहले की वो घटना है और 15 अगस्त के बाद की ये घटना है, बस इतना याद रखें, ठीक है। तो जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ के यहाँ के दीवान मेन है, इनको नोट कर लीजिए आप, शाहनवाज भुट्टो। और 47 के अंदर पॉलिसी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था यहाँ पे और 48 में फाइनली जनमत संग्रह करके इस राज्य को भारत का एक अभिन्न बना दिया गया, ठीक है। 1948 में इसको भारत का एक अभिन्न बना दिया। चलिए ना, बस इतना ही नोट करना है, ज्यादा इसके अंदर नहीं नोट करना। देखिए मेन मुद्दा अब यहाँ शुरू होता है कश्मीर और हैदराबाद का। मैंने बताया था ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, कश्मीर और हैदराबाद। इनके बारे में जानना और थोड़ा डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। जूनागढ़ के बारे में बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। यहाँ के जो दीवान हैं उनका नाम आपको बेसिकली याद रखना है। वैसे नवाब भी यहाँ पे थे, महावत खान नाम था उनका, लेकिन पूछा नहीं गया कभी किसी भी तरीके से। याद रखना चाहो तो अपनी मेमोरी के लिए याद रखो, जूनागढ़ में नवाब महावत खान थे उस समय, लेकिन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज भुट्टो ही इस समय डिसीजन लिया करते थे, इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जम्मू एंड कश्मीर का देखिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अभी का नहीं, ये प्रॉब्लम पहले का, काफी समय पहले का है। जब हम बात करेंगे एंग्लो पंजाब वॉर्स, ठीक है, भारत के अंदर आंग्ल सिख युद्ध हुए थे कुछ, और उन आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत में ये जो कश्मीर था ये पंजाब की टेरिटरी के अंतर्गत आता था। मतलब पंजाब जो रूल कर रहा था उस समय, सिख रूल जो था पंजाब के अंदर, उस समय वो किस पे कंट्रोल करते थे? जम्मू और कश्मीर पे भी अपना कंट्रोल करते थे।
ये बात मैं अप्रोक्स आपको बता रहा हूँ 1850s के दौर में, 1850 के आसपास की बातें हैं जिस समय में ये हो रहा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर जब ये रूल हुआ करता था, इसी समय में क्या हुआ कि पंजाब अंग्रेजों से वॉर हार जाता है, ठीक है। पंजाब अंग्रेजों से वॉर हार जाता है, और अंग्रेजों से तो सारी पावर्स हार गई थी भारत के अंदर, पंजाब भी हार जाता। पंजाब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब वॉर्स हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल पंजाब जब यहाँ पे वॉर हार जाता तो पंजाब को एक संधि साइन करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ, और वो संधि ये थी कि उस संधि के तहत कश्मीर को अंग्रेजों के हाथों सौंप देना था, ठीक है। कश्मीर को क्या करना था, अंग्रेजों के हाथों सौंप देना था। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि आपके ऊपर वॉर की पेनल्टी पड़ी है कि जितना खर्चा वॉर में हुआ है वो हारने वाली पार्टी तो देती है, तो पंजाब को इन्हें बहुत सारा पैसा देना था, लगभग 1.5 करोड़ रुपया इनको देना था वॉर एमिनिटी के रूप में, मतलब वॉर में जो नुकसान हुआ था उसके तौर पर इन्हें कम से कम 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि चलो फिर कश्मीर ही है जो जिसको बेचा जा सकता है। इन्होंने क्या करा, 50 लाख रुपए में कश्मीर बेच दिया, ठीक है। और 50 लाख रुपए में कश्मीर पंजाब ने बेच के किसको दे दिया था, डोगरा कम्युनिटी के कुछ लोगों को दे दिया था। डोगरा कम्युनिटी होती है कश्मीर के अंदर, काफी पॉपुलर है डोगरा कम्युनिटी। उन्होंने क्या करा, डोगरा कम्युनिटी के कुछ लोगों को दे दिया। अब वो डोगरा कम्युनिटी के पास में जो 1850 से कश्मीर आया, वही कम्युनिटी उसके ऊपर रूल करती चली आई। अभी तक कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये राज्य है भी या नहीं है, या इससे किसी भी तरीके का किसी को कोई लेना देना है, बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सोचो 50 लाख में कोई कश्मीर को बेचे दे रहा है ना, तो मतलब इंपॉर्टेंस उसकी ना के बराबर उस समय में थी। इतना कोई उसका मान नहीं था कि कश्मीर इतना बड़ा राज्य है जैसा आज के समय में आपको दिखाई देता है ना। अब हुआ क्या, जब उसके बाद में ये सब चीजें हुई, इस समय में यहाँ पे डोगरा कम्युनिटी के ये एक राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह, ठीक है। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, हरि सिंह, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर इस समय में हरि सिंह शासन किया करते थे जब हम लोग 1947 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहानी कहां से शुरू हुई, पंजाब वॉर से शुरू हुई, ये डोगरा कम्युनिटी के पास में आ गया। डोगरा कम्युनिटी के जो राजा है, उन राजा का नाम है हरि सिंह, जिनके हाथ में इस समय 1947 में कश्मीर है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए जम्मू कश्मीर में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम थी, ठीक है। बोला भी जा रहा है 75% आबादी मुस्लिम थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो शासक थे वो हिंदू थे, ठीक है। ये कुछ उल्टा हो गया, रिवर्स, जैसा जूनागढ़ में था उसका जस्ट रिवर्स आप यहाँ पे मान लीजिए। अब कश्मीर की जो जनता है वो किधर रहना चाहेगी, किधर नहीं रहना चाहेगी, ये तो बाद में बात आती है। लेकिन यहाँ के राजा ने क्या बोला, हम कहीं नहीं रहना चाहते, हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना हमें भारत चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कल जवाहरलाल नेहरू के 3 पॉइंट बताए थे। मैंने बोला था जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, या तो आप एक्सेशन की पॉलिसी पे साइन कर दो, ठीक है, या तो फिर आप इंडिपेंडेंट रह लो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट कर लो। ये 3 ऑप्शन दिए थे ना उन्होंने, तो एक इंडिपेंडेंट रहने वाला जो ऑप्शन था वो इन्होंने चूज कर लिया। इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जब तक इंडिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम आपके साथ में एक स्टैंड स्टिल साइन कर लेते हैं। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, ठहराव, ठीक है। ठहराव का मतलब किसी भी पक्ष में अभी हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे, अगर हमको लगेगा फ्यूचर में इधर जाना उचित है या उधर जाना उचित है तब हम जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैंड स्टिल साइन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि हम किसी भी समर्थन में नहीं है, ना हम इंडिया के समर्थन में है ना हम पाकिस्तान के समर्थन में। इन्होंने जैसे ही स्टैंड स्टिल का ऑप्शन दिया, पाकिस्तान को तो ये बात पता थी कि कश्मीर को हमें अपने साथ में रखना है, किसी भी तरीके से पॉलिटिकली इनके साथ में रहना है, तभी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ में स्टैंड स्टिल साइन कर लेते हैं, तुरंत साइन कर लेते आगे कि हम आपकी हर बात से सहमत है, हम आपके साथ में स्टैंड स्टिल साइन कर लेते, ठीक है। लेकिन भारत ने मना कर दिया, भारत बोला हम स्टैंड स्टिल साइन नहीं करेंगे, ठीक है। हमें कश्मीर चाहिए अपने हिस्से में, कश्मीर हमारा हिस्सा है और भारत का एक अधिनियम बन के रहेगा, तो कश्मीर को हमें चाहिए, हम किसी तरीके के कोई स्टैंड स्टिल साइन करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। अब ये बात तो चली, जैसे ही इन्होंने स्टैंड स्टिल साइन किया पाकिस्तान के साथ में, और अब हुआ क्या कि कश्मीर के अंदर कुछ चरमपंथी लोगों ने अपना उदय लेना शुरू कर दिया। इसी समय में ये सारा का सारा समय है जहां कश्मीर को एक विभाजित या इंडिपेंडेंट कश्मीर वो लोग बनाना चाहते थे। उसी समय वहां पाकिस्तान ने क्या करा, अपनी आर्मी के लोगों को कश्मीर में दाखिल कराना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बात होगी अप्रॉक्स आप मान के चलिए अक्टूबर 1947 की, जब यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी अफगानों को, ठीक है, पाकिस्तानी अफगान बोला जाता, वहां जो पठान रहा करते थे उन पठानों को बोला जाता, तो आर्मी के पार्ट ज्यादा रहा करते थे, ऐसे लोगों को एंटर कराना शुरू कर दिया पाकिस्तान। और जब ये लोग पाकिस्तान के अंदर एंटर करना शुरू किए तो इन्होंने क्या करा, सॉरी कश्मीर के अंदर एंटर करना शुरू किए पाकिस्तान के लोग, तो इन्होंने क्या करा, कश्मीर की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब आपको जो टॉप पोर्शन दिखता है ना कश्मीर का, ये वाला इलाका, ये
ये वाला इलाका, इसी को तो पीओके बोला जाता है, ये वाला तो इलाका पीओके बोला जाता है, ठीक है। इस वाले इलाकों को हम लोग कश्मीर, जम्मू या कश्मीर बोलते हैं, इसको लद्दाख बोलते हैं आज के समय में जो डिवीजन है, ठीक है। लेकिन भारत इसको भी अपना मानता ना, अगर हम लोग भारत के मैप के हिसाब से देखें तो माना जाता, लेकिन यूएन क्या बोलता है, यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है, ये वाला इलाका जो है वो अभी भी किसी तरीके से डिस्प्यूटेड है, किसी की टेरिटरी का कोई पार्ट नहीं। क्या बोलता है, डिस्प्यूटेड है, किसी की टेरिटरी का कोई पार्ट नहीं है, इस पे रेफरेंडम होना बाकी है। जिस दिन रेफरेंडम हो जाएगा उस दिन हम मानेंगे ये किसका पार्ट है। अब ये सब समस्याएं आई कैसे, इसके बारे में जानते हैं। हरि सिंह को जब पता चला कि 47 के अक्टूबर 47 में यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने भारत में घुसना शुरू कर दिया, भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया, अब ये कश्मीर को हमसे छीन के ले जाएंगे, हमसे छीन लेंगे, तो ये हरि सिंह तुरंत गए किसके पास में, जवाहरलाल नेहरू के पास, और इन्होंने उनसे मांगी मदद। उन्होंने बोला आप हमारी मदद करिए और पाकिस्तानी आर्मी हमारे कश्मीर के अंदर घुस गई है और उसको भारत से बाहर किसी भी तरीके से करिए, हम आपके साथ में जुड़ने को तैयार हैं। तो इस समय माउंटबेटन थे भारत के अंदर, ठीक है, अभी है माउंटबेटन तो है ना भारत के अंदर, तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट किया, बोले आप इनकी बात पे यकीन मत करना, हरि सिंह की बात पे, इनसे पहले एक्सेशन की संधि पे साइन करा है और इनसे बोलना जब आप एक्सेशन की संधि पे साइन कर दोगे, लिखित तौर पर दे दोगे, तब हम इंडियन आर्मी को भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो हरि सिंह के ऊपर प्रेशर बनाया गया इस समय, ठीक है। वीपी मेनन या सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने कहा अगर कश्मीर को बचाना चाहते हो तो भारत के साथ मिलना ही एक उपाय है। अभी तो एक छोटा सा किस्सा है, पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रही है, कल को आप आजाद हो जाओगे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। पाकिस्तान क्या, तब तो चाइना भी तैयार खड़ा रहेगा कि कश्मीर को लूट के खा जाएंगे, है ना। तो बोले आजाद रहने का आपके साथ में ये नुकसान है, इन्होंने जो बहुत सारे नुकसान गिनाए हरि सिंह को, तो हरि सिंह ने मजबूरन क्या करा, भारत के साथ इस संधि पे साइन कर दिया, ठीक है। अब भारत के साथ इस संधि पे जब साइन हुआ, जैसे ही संधि पे साइन हुआ, हरि सिंह देखिए अभी भी फेवर में नहीं थे कि इस संधि के ऊपर साइन किया जाए, बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपने एक पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीडर का नाम सुना होगा जिनका नाम फारूक अब्दुल्ला है, ठीक है, सुना फारूक अब्दुल्ला का नाम, उन्हीं के पूर्वजों में एक पूर्वज थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान से बहुत नफरत किया करते थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो इंडिया में बहुत ज्यादा था, इंडिया से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे वो, कांग्रेस को बहुत अपना माना करते थे, जवाहरलाल नेहरू उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से वो हमेशा चाहते थे कश्मीर भारत का पार्ट बने और भारत में ही है। तो शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह के ऊपर अलग से प्रेशर बनाया और वरना वहां की जनता से बोला कि हरि सिंह को अभी अबदस्त करवा दो और मैं यहाँ का अभी राजा बन जाता हूँ और मैं भारत के साथ संधि करने को तैयार हूँ। वहां की जनता भी थी, दो फेवर में थी, या तो हमें आजाद करा जाए पूरी तरीके से और अगर किसी का पार्ट बनाना तो हमें भारत का पार्ट बना दो, हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते। ये 75% की आबादी यही बात बोला करती थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी ज्यादातर लोग आजादी चाहते थे, ये भी बात क्लियर है एकदम, और आज तक आप वही देखते होंगे कि वो आजादी के नारे लगाते रहते हैं वहां पे आजादी। लेकिन जो लोग बचे थे वो क्या चाहते थे, भारत का पार्ट बन जाना, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने भी एक प्रेशर डाला और शेख अब्दुल्ला के प्रेशर के बाद में हरि सिंह मजबूर हो गए एक्सेशन की संधि साइन करने के लिए। जैसे ही एक्सेशन की संधि साइन हुई, भारतीय आर्मी घुस गई कश्मीर के अंदर जाके और कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से लगभग आप समझ लीजिए ये जो इलाका है इस इलाके तक पाकिस्तान की आर्मी एंटर कर चुकी थी कश्मीर के अंदर और इस इलाकों में कई सारे इलाके पाकिस्तान ने कश्मीर के अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन भारतीय आर्मी ने इनको खदेड़ा यहाँ से और खदेड़ के इस पीओके के इलाके तक लेके गए, ठीक है। इसी को बोला जाता है 1947 और 48 में इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का जो पहला वॉर हुआ था वो इसी समय में हुआ था जिसको हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने इनको खदेड़ना शुरू किया, पीओके की बाउंड्री के ऊपर जाके चले गए, पीओके की बाउंड्री के ऊपर ठहर गए। ठहरने के बाद में माउंटबेटन ने भी सजेस्ट किया कि इस समय में वॉर रोकना उचित है, वॉर को रोका जाए क्योंकि कश्मीर के अलावा और भी इलाके हैं जो अभी आपका विद्रोह कर रहे हैं। हैदराबाद पे भी नजर लगानी जरूरी है, हैदराबाद अगर हाथ से चला जाएगा तो भारत का मिड इलाका जा सकता है। तो अब फोकस कहाँ करना है, हैदराबाद के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर पीओके को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कैसे बनाया गया और कैसे ये डिस्प्यूटेड बन गई। यहाँ पर एक सीज फायर हो गया, क्या सीज फायर हो गया, जो आर्मी जहाँ पे है वो वहीं रुक जाए। अब हम वॉर नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान की आर्मी पीओके के पास में रुक गई और पीओके के पास में जैसे रुकी, माउंटबेटन ने ही यहाँ पे नेहरू को सजेस्ट किया कि आप यूएन में चले जाओ। क्या बोला, यूएन में चले जाओ। यूएन कब बना था,
1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और उसके लिए तुरंत इसको बना दिया गया, यूएन को बना दिया गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना? नाटो बना था, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का पार्ट जो था, लीग ऑफ नेशन को ही खत्म करके यूएन को बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना यूएन, और यूएन क्या करता था? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाया करता था, जितने भी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट है उनके ऊपर चर्चा करना या उनको सुलझाना उसका कार्य हुआ करता था। अब देखिए हुआ क्या, माउंटबेटन ने सजेस्ट करा कि जैसे ही यहाँ पर सीज फायर हुआ है, अब आप तुरंत यूएन में चले जाओ, क्योंकि आपके पास में पॉलिसी ऑफ एक्सेशन के हस्ताक्षर, हरि सिंह जब कश्मीर के राजा होके पूरा कश्मीर आपको दे चुके, तो यूएन तो आसानी से मान जाएगा आपको कश्मीर देने के लिए, और पीओके से अपनी आर्मी किसको हटानी पड़ जाएगी? पाकिस्तान वालों को हटानी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास तो रिटन डॉक्यूमेंट था, तो हम आसानी से जाकर वहां इस बात को बोल सकते थे, हरि सिंह तो सब फेवर कर चुके थे उनको। लेकिन देखिए यहाँ पे यूएन के ऊपर जो कब्जा है वो किसका था? यूएस का और यूके का। ये प्रोमिनेंट पावर्स थी उस समय, यूएस और यूके। यूएस की अभी भी आप पॉलिसी देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट करा के हथियार बेचने के लिए जानी जाती है, उसको तो लड़ाने में मजा आता है, उसको रिजोल्यूशन में मजा नहीं आता, वो रिजोल्व करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाए। तो यूएस को यही गेम खेलता है शुरू से, और उसने वही से ये शुरू कर दिया। तो यूएस सुपर पावर है उस समय, उसकी बात मानी जाती। यूके भी आप देख रहे हो औपनिवेशिक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति यूके, तो ये वर्ल्ड पे लीड किया करती थी कंट्रीज। अब यूएन का जब ये पार्ट थी, संगठन का पार्ट थी, तो यूएन के संगठन के पार्ट में जैसे ही यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू गए, ये लोग जो थे यहाँ पर कर दिए पाकिस्तान को सपोर्ट। इसको कर दिए पाकिस्तान को सपोर्ट। पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे कर दिए? बोले पाकिस्तान ने जितना हिस्सा यहाँ पर जीत लिया है वो पाकिस्तान का हो गया, वॉर के बेसिस पे जीता है, तो वॉर के बेसिस पे ये हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के तौर पर घोषित करवा दिया और पाकिस्तान के हिस्से में उसको दिखा दिया। ये करा यूएन ने, ये मक्कारी थी यूएन की, क्योंकि यूएन को भी दिख रहा था कि भारत आगे चल के एक सुपर पावर की तरफ बढ़ेगा, तो किसी भी तरीके से भारत को रोकना हमारे पास में यही मौका आया, चलो रोकते हैं, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी मक्कारी दिखाते हुए क्या करा, एक सीज फायर यहाँ पे करवा तो दिया दोनों के बीच में कि अब कोई वॉर नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन 1948 से ये हो गया कि ये जो पीओके का पार्ट है, यूएन ने मानना बंद कर दिया कि ये भारत का पार्ट है। यूएन ने बोल दिया कि ये भारत का पार्ट नहीं है। जहां तक इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी घुसी हुई है, वो पार्ट किसका हो गया है? पाकिस्तान का हो गया, ठीक है। तो ये धोखा मिला था उस समय जवाहरलाल नेहरू को। अगर माउंटबेटन की बात को उस समय ना मानी होती उन्होंने, वैसे माउंटबेटन ने अच्छे के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि हमारे पास तो एक्सेशन की पॉलिसी का पूरा सिग्नेचर था और हम उस बात के बेसिस पर जा सकते, तो यूएन हमारी बात मान लेता अगर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे उसके बेसिस पे इन्होंने क्या करा, इस चीजों। अब इसको लेकर लगातार विरोध चलता रहा, विरोध यहाँ तक आया 1952 तक। 1952 में यूएन ने अपने डिसीजन को फिर से चेक किया कि उस समय में 48 में जो डिसीजन लिया गया था सही था या गलत था, क्योंकि कश्मीर अब एक मुद्दा बन चुका है पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट का, और जो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया करता था, आज भी करता रहता है, तब भी क्या करता था, तब तो और ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, दो देश बटे हैं ताजे, तो उस समय तो कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा था, ठीक है। तो आज के समय में जब इतना बड़ा, तब सोचो कितना बड़ा रहा होगा। तो यूएन ने फिर हस्तक्षेप किया और 1952 के अंदर क्या बोला कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम का मतलब भाई प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह की बात हुई। बोले हम एक रेफरेंडम कराएंगे और पीओके में एक रेफरेंडम होगा, वहां की जनता वोट करेगी कि पीओके किधर रहना चाहिए, या वो पाकिस्तान में रहना चाहिए या वो इंडिया में रहना चाहिए। 1952 से लेकर 2024 आ गया, आज तक रेफरेंडम नहीं हो पाया, ठीक है। और इस बात को लेकर कब रेफरेंडम होगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि इन्होंने रेफरेंडम की जो शर्त रखी है, वो पता क्या रखी है? वो शर्त ये रखी है, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों राजी हो जाएंगे रेफरेंडम कराने के लिए, तब हम रेफरेंडम कराएंगे। इंडिया तो तैयार हो जाएगा, कराओ रेफरेंडम, कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ ले आएंगे कैसे तैसे करके। लेकिन पाकिस्तान क्या तैयार होगा? अभी तैयार, उसे तो खतरा है, मेरे हाथ में पीओके जैसा तैसा यूएन ने दिया,
वो भी चला जाएगा। तो इसको लेके आज तक ना तो रेफरेंडम साइन हो पाया और ना पीओके का कोई मसला सॉल्व हो पाया। और इसी पीओके के मसले को आज भी लगभग पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े मसलों में काउंट किया जाता है। जैसे पैलेस्टीन वाला इशू एक बड़ा इशू है, यूक्रेन वाला इशू एक बड़ा इशू है, वैसे ही कश्मीर वाला इशू भी एक बहुत बड़ा इशू के तौर पर काउंट किया जाता है। ठीक है, ये यूएन के सामने सबसे बड़े मसले हैं जो आज तक पेंडिंग है, जिनका रिजोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सिर्फ इनकी मक्कारी की वजह से। अगर ये उस समय एक्सेशन की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अगर ये भारत को उस समय दे दिया जाता, जो सच में काबिज था इस चीज को लेकर और हकदार भी था, भारत को ही ये चीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, उसी मक्कारी के तहत इस चीज को क्रिएट कर दिया और वो आज तक एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना हुआ है, जिसके तहत कश्मीर के अंदर ये सब बवाल चलता रहता है। फिलहाल एक्सेशन की पॉलिसी तो साइन हो ही चुकी थी, कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन ही चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा हमारे हाथ से चला दिया गया इन तमाम झड़पों के अंदर। ठीक है, तो कश्मीर का देखिए मुद्दा बहुत मुश्किल था, इसे सॉल्व करने में काफी समय लग गया, लेकिन फिर भी हरि सिंह ने भारत के फेवर के अंदर यहाँ पे साइन किए थे, मजबूरी में ही किए हों, लेकिन कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। इसलिए इंडिया जब भी अपना मैप बनाता है तो पूरा कश्मीर दिखाता है, यूएन जब भी दुनिया का मैप बना के देता है तो वो कश्मीर को काट के पाकिस्तान में दिखाता है। ठीक है, तो ये जब भी इंटरनेशनल बेसिस पे आप मैप देखोगे तो उसके अंदर पीओके के हिस्से को काट के कहाँ दिखाया जाता है, पाकिस्तान में दिखाया जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। जब भी मैप को लेके इस तरीके की कोई भी चीज आएगी तो आप लोग वहाँ पे इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन ऐसी कटी हुई दिखाई देती है, जो लाइन इस चीज को दिखाती है कि ये पीओके किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो यूएन के हिस्से में दिखाया जाता है जब यूएन इस चीज को डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो कश्मीर लिख लो, कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में लिख लो। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? कश्मीर का मुद्दा एग्जैक्ट समझ आ गया कि कश्मीर क्या मुद्दा है और 52 से लेके आज तक ये समस्या क्यों चली आ रही है। इवन 47 से ही अगर हम माने तो ये समस्या भारत के अंदर क्यों इतनी बड़ी है, उसका मेन कारण यही है। ठीक है, चलिए इसके अंदर नाम लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे हरि सिंह डोगरा कम्युनिटी के राजा थे, इस समय नवाब थे यहाँ, हरि सिंह। और शेख अब्दुल्ला का भी नाम लिख लीजिए, शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लीडर है शेख अब्दुल्ला। ठीक है, और डैश लगा के लिख लेना, फेवर करते थे किसको, इंडिया को और कांग्रेस को। ठीक है, शेख अब्दुल्ला फेवर करते थे इंडिया और कांग्रेस को। हरि सिंह के आगे डैश लगा के लिख लेना, इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, आजाद रहना चाहते थे। उसके बाद में इसमें लिख लेना आगे एक पॉइंट कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। स्टैंड स्टिल पता है हिंदी में भी यही लिखा जाता है, ठीक है, या फिर विराम करके लिख दिया जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन ज्यादातर मैंने हिंदी में भी यही लिखा देखा है, स्टैंड स्टिल भी लिखा जाता है। तो विराम करके ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। स्टैंड स्टिल साइन हुआ हरि सिंह और इंडिया के बीच में, हरि सिंह और इंडिया के बीच में। जिसको इंडिया ने नकार दिया, जिसको इंडिया ने नकार दिया, जिसको इंडिया ने नकार दिया, एवं पाकिस्तान ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, पाकिस्तान ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। लिख लेना नीचे अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947। इसमें लिख लेना इन्वेडर्स को क्या बोलेंगे, घुसपैठिए, यही वर्ड बोला जाएगा। हाँ, घुसपैठिए लिख लो। पठान घुसपैठियों ने, पठान घुसपैठियों ने पाकिस्तान के कश्मीर में आक्रमण कर दिया। और गिलगिट जगह के नाम लिखिए, गिलगिट बलूचिस्तान
गिलगित बलूचिस्तान, बारामूला जैसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। गिलगित बलूचिस्तान, बारामूला जैसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अगर हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में सीज फायर हुआ। सीज फायर हुआ। माउंटबेटन के निर्देश पर नेहरू ने यूएन का रुख किया। और विलय के समझौते को यूएन के सामने रखा। जहां यूएस और यूके ने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर को विवाद वाला हिस्सा घोषित कर दिया। देखो 1951 यूएन रेजोल्यूशन इस रेजोल्यूशन के तहत रेफरेंडम के आधार पर या जनमत संग्रह के आधार पर यह तय होना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसका हिस्सा बने। सेकंड पॉइंट क्या था? कौन सा वाला मोस्टली? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला पॉइंट क्या लिखा है? सीज फायर वाला है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा भारत का संविधान के बाद दूसरी स्पेशल तो कश्मीर को इसके बाद में क्या करा गया, चाहे पाकिस्तान के इलाके से हो चाहे भारत के इलाके से, उन्होंने हमेशा उसको एक महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश की। उन्होंने बोला हम आपको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के लिए 370, ठीक है। अब उसका कोई प्रयोग बचा नहीं, क्यों हम स्पेशल स्टेटस देते हैं, इस वजह से हमने बढ़ा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको समझना था।
370 वाला जो इशू है, जैसा अभी मैंने पूछा बता दे रहा हूँ आपको। 370 का जो इन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था वो एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। वो इस वजह से दिया गया था कि वहाँ की जनता भारत को फेवर कर देगी जब कभी रेफरेंडम होगा, है ना। एक रेफरेंडम वाली बात भी तो है। तो रेफरेंडम अगर होगा, अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को या पूरे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे देते हैं तो स्पेशल स्टेटस के बेसिस पे वो जनता हमारे पक्ष में वोट डाल देगी। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने 370 लागू कराया था वहाँ पे। 370 का मतलब था कश्मीर को एक अलग से सेपरेट स्टेटस दे देना कि कश्मीर की बाउंड्री के अंदर कोई बाहरी नहीं घुसेगा, कोई बाहरी वहाँ अपनी जमीनें नहीं खरीदेगा जाके, कोई अपने घर नहीं बसाएगा जाके, व्यापार के लिए वहीं के लोगों का अपना अकेला अधिकार होगा। तो ऐसा कोई भी भारत का कोई भी हिस्से का लोग वहाँ जाकर अपने किसी भी तरीके के कोई भी व्यापार या जमीनों का हेरफेर नहीं कर सकते थे, खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते थे। ये सब 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस में दिया गया था। मतलब कश्मीर को इतना महत्वपूर्ण बताया गया था भारत के अंदर कि सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, इसके अंदर किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं। अब ये तो हम ट्राइबल एरियाज को देते हैं स्पेशल स्टेटस जो है, ये तो ट्राइबल एरियाज को देते हैं ना, जैसे नागालैंड को दिया, मिजोरम को दिया, मणिपुर को दिया, ऐसे कुछ इलाकों को दिया था हमने स्पेशल स्टेटस का दर्जा। लेकिन कश्मीर को देने की क्या जरूरत थी? ये लॉजिक आज तक हमें समझ ही नहीं आ पाया था, क्योंकि स्पेशल स्टेटस में वहाँ के लोग ऐसे हैं ही नहीं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। क्या वो लोग भारत के और हिस्सों में आके नहीं घूम फिर सकते? क्या वो लोग अपने आप को जंगल के इलाकों में थोड़ी रखते हैं या पहाड़ी इलाकों में थोड़ी रखते हैं? उससे बाहर वो आके अपना जीवन नहीं जी सकते? जी सकते हैं ना। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सबसे ज्यादा कश्मीर के छात्र आके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो फिर किस बात का स्पेशल स्टेटस, है ना। तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा इस वजह से 370 की हटा के अभी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि इस रेफरेंडम के वेट में रहेंगे, अगर रेफरेंडम खत्म हो और रेफरेंडम के खत्म होते होते पता नहीं कितना समय लग जाएगा और उससे हमारा पूरे भारत का नुकसान होता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म किया गया। अब वहाँ विरोध तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। जो कंट्री 1947 से 2024 तक एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा लेके आ रही है, अचानक से उसको उससे हटा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है विरोध होगा उस चीज़ को लेकर, है ना। अब आप ही सोचो घर के अंदर अगर पापा आपसे बहुत लड़ाई करते हैं, है ना, बचपन से पाल पोस के इतना लड़ाई कर करके बड़ा किया है, बाद में एकदम से कहें तो मेरी औलाद ही नहीं, ठीक, फिर क्या आपके ऊपर बीती होगा ना। फिर बाद में तो आप विरोध करना या फिर नाराज होना शुरू कर दोगे। यही कश्मीर के लोग कह रहे हैं, है ना। तो ये वाला बस थोड़ा सा इशू है और कोई इशू नहीं है। वैसे वहाँ 370 का जो मसला था वो खत्म करना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, दो नागरिकता के पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, दोहरी नागरिकता के पीछे का कॉन्सेप्ट वही है स्पेशल स्टेटस वाला, है ना। अगर वहाँ पे कश्मीर के लोग चाहेंगे, जैसा उन्होंने सबसे पहले चूज किया था, मैंने क्लास के शुरू में बताया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हरी सिंह जैसी बात कर रहे थे, तो हरी सिंह ने बोला था हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपकी खुद की स्वयं की कोई नागरिकता भी तो होगी। अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो स्वयं की नागरिकता के बेसिस पे हम आपको इंडिपेंडेंट दे देते हैं, आप अपनी नागरिकता भी ले लेना। एक तो नागरिकता वो वाली लेके चलोगे और दूसरी नागरिकता भारत के देश के अंदर भी आते हो, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान इस बेसिस पे था वहाँ पे, क्योंकि उसे एक इंडिपेंडेंट राज्य रहना था, इस वजह से, ठीक है। लेकिन वो सब सिस्टम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। अब एकदम वैसे ही मानो जैसा आज के समय में ऑल स्टेट्स है वैसे ही सेम कश्मीर है, उसके लिए कुछ अलग नहीं है आज के समय में, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट माना भी जाता है और इसलिए माना जाता था क्योंकि ये उस समय हैदराबाद का जो इलाका था वो भारत के ऐसे पोर्शन में था जिस पोर्शन से अगर पाकिस्तान में मिलता तो लगभग हमारे बीच की पूरी बाउंड्री खत्म हो जाती है ना। तभी सांप सीढ़ी खेले, है ना, सांप सीढ़ी वाला खेला है, एकदम ऊपर पे जाते हो और एकदम से सांप डस लेता है, नीचे पूरी सीढ़ी गिरती चली जाती है, वापस 0 पॉइंट पे आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ था। अगर यहाँ तक पाकिस्तान पहुँच जाता तो वो बीच के जितने स्टेट्स थे उनको कहीं ना कहीं डस के खत्म करने का काम करता और फिर हम लोग कहीं ना कहीं अपने स्टेट्स को गंवाते चले जाते, एकदम धराशायी हो जाते। क्योंकि इधर से बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश तो आज बन गया लेकिन था तो पाकिस्तान है, इधर से बांग्लादेश और ऊपर से पाकिस्तान, दोनों तरफ से अगर घेरता तो बीच का भारत खत्म होने का पूरा चांस था, ठीक है। तो हैदराबाद के सामने ऑप्शन था कि वो भारत को ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, ये ऑप्शन था। तो हैदराबाद के निजाम जो थे इस समय, जिनका नाम है मीर उस्मान अली, इन्होंने एक बात तो यहाँ पर घोषित कर दी, बोले आप लोग इस चीज के लिए परेशान मत हो, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊंगा। इन्होंने ये बात साफ बोल दी। हैदराबाद मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम रूलर, सब कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन के बेसिस पे है यहाँ पे, तभी भारतीयों को डर था इस बात का, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये पाकिस्तान में जुड़ने का कार्य कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से मीर उस्मान अली से बात करी, उससे ये निष्कर्ष निकला कि आप इस बात को लेकर भयभीत बिल्कुल ना हो कि हम पाकिस्तान में जाने वाले हैं। तो इन्होंने इस बात को मना कर दिया, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? तो इन्होंने बोला फिर एक काम ये किया जा सकता है कि आप हमारे साथ में एक अभी क्या करो, यहाँ पर स्टैंड स्टिल साइन करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करा गया, एक स्टैंड स्टिल साइन कर लिया। ठीक है, स्टैंड स्टिल, अभी हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या बोला गया? अभी हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें जब लगेगा सही समय आ गया, हम अपनी जनता से जब बात कर लेंगे तब हम आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा किसने बोला? मीर उस्मान अली ने बोला। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, जैसे स्टैंड स्टिल साइन किया, स्टैंड स्टिल साइन करने के बाद में वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को MIM बोला जाता था। क्या बोला जाता था? MIM। ठीक है, तो ये आज के समय में AIMIM है, वो अलग है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, लिखिए मुझे बेटा यहाँ पर कहाँ है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, यहीं पर लिखी हुई है मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट हुई। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, भारत के उस हैदराबाद के इलाके के अंदर एक आर्मी बनाना शुरू करी, एक आर्मी बनाना शुरू करी। इस आर्मी को बोला जाता था रजाकार। ठीक है, रजाकार। ठीक है, इस आर्मी को क्या बोला जाता था? रजाकार बोला जाता है। ये रजाकार वर्ड बार बार आता है कहीं ना कहीं, तो ये हैदराबाद से रिलेटेड है। वहाँ की आर्मी के लोगों को बोला जाता था रजाकार। ठीक है, तो ये रजाकार लोग वहाँ पे इकट्ठे होते चले गए, अपनी आर्मी को बढ़ाते चले गए। एक तरफ स्टैंड स्टिल है, भारत के अंदर, इस देश के अंदर किसी को पता ही नहीं चल रहा है हैदराबाद अपने यहाँ क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपनी आर्मी मजबूत कर रहे थे, छुप छुप के सबसे। ठीक है, और आर्मी मजबूत करने के साथ में यूरोप के भी संपर्क में थे लगातार। यूरोप से ये लगातार आर्म्स मंगाते रहते थे, हथियार मंगाते रहते थे। ठीक है, और उन हथियारों को यूरोप के माध्यम से अपने यहाँ कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, लगातार इकट्ठा करते चले जा रहे थे। इसको थोड़ा सा कनेक्शन आप शायद मैसूर से रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसा मैसूर में टीपू सुल्तान ने क्या करा था, कुछ फ्रांस की पावर के साथ में उन्होंने क्या करा था, ऐसा कनेक्शन बैठाया था जिसके थ्रू फ्रांस समर्थित हो गई थी मैसूर को लेकर। भारत के किसी हिस्से का क्या हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें मैसूर के साथ अच्छी दोस्ती करनी है और मैसूर को आजाद करा के रखना है। ऐसा यूरोप के लोगों ने भी बोला कि हैदराबाद को हम आजाद कराना चाहते हैं और हैदराबाद के अंदर आर्म्स देंगे, अपनी आर्मी तक पहुंचाएंगे और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाएंगे। अब देखिए, अंदर ही अंदर ऐसे बीज बो रहे हैं देश के अंदर कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा विरोध भी हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो निश्चिंत होकर बैठे, उन्हें तो पता है कि स्टैंड स्टिल साइन हो गया, पाकिस्तान के साथ जा नहीं रहे, आज नहीं तो कल हम इन्हें अपने पार्ट में मिला ही लेंगे। लेकिन यहाँ की जो रजाकार आर्मी क्रिएट होती चली गई, यहाँ के लोग जो थे वो इंडियन लवर्स थे, भारतीयों को पसंद करते थे और भारत में रहना पसंद करते थे। तो यहाँ की जनता की कुछ लोगों ने ये आवाज बुलंद करना शुरू कर दी कि भारत के साथ में हमारी संधि साइन करी जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। अब जब उन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी तो क्या हुआ, इन रजाकार्स ने क्या करा, इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, आक्रमण करके यहाँ के लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी। यहाँ के लोगों को रजाकार हत्या कर देते थे, मार दिया करते थे, जो भी आवाज उठाता था कि उसको भारत के पक्ष में जाना है। ठीक है, और इन सब में उनका साथ कौन दे रहा था? मीर उस्मान अली। जनता कह रही है भारत के साथ रहना है, नवाब अगर कहता भारत के साथ रहना है तो तुरंत संधि साइन करनी पड़ती, अगर पाकिस्तान के साथ रहना तो जबरदस्ती साइन करवा ली जाती। तो एक ऑप्शन उसके पास में क्या था, स्टैंड स्टिल साइन करा लो और दुनिया भर को ये दिखाओ कि हम भारतीय विरोधी नहीं, लेकिन इंटरनल तौर पर भारत का विरोध करते रहो। ठीक है, ये कुछ यही कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब ये बात धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के कानों में गई, उनको जैसे इस बात के बारे में पता चला कि हैदराबाद में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, इंटरनल डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे जनता को गलत तरीके से मारा जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद में आर्मी को आसान तरीके से नहीं भेजा गया, यहाँ पे एक ऑपरेशन चला था, कोई बताएगा? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जब बोला जाता है, जब हैदराबाद को अपने राज्य में मिलाने के लिए हमने क्या करा था, अपनी आर्मी को भेजा था वहाँ। ठीक है,
तो आर्मी गई, आर्मी ने यहाँ के रजाकार्स के ऊपर अटैक किया, रजाकार्स को अपने कब्जे में लिया, वहाँ के आर्म्स को डिस्ट्रॉय किया और डिस्ट्रॉय करके हैदराबाद में नवाब को या निज़ाम को मजबूर किया कि वो भारत के साथ आप संधि साइन करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ, कश्मीर नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नहीं हुआ। आप कश्मीर में भी देख रहे हो कितना बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद में तब कश्मीर ने हमारे साथ साइन करे थे। सेम हैदराबाद के साथ में भी हुआ था, ये भी किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे कि भारत के साथ में संधि साइन करे, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। लेकिन बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत इनके ऊपर अटैक किया गया और अटैक करके रजाकार जो थे वहां के उनको कंट्रोल करके भारत के अंदर हैदराबाद के राज्य को मिला दिया गया। ठीक है, और उस समय का हैदराबाद आप लोग क्या क्या समझ सकते हो, क्या क्या हुआ उस समय हैदराबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ। हैदराबाद आज के समय में तो एक सिटी है ना, लेकिन उस समय जब हैदराबाद बोलते थे तो आंध्र प्रदेश को भी बोलते थे, तेलंगाना को भी बोलते थे, ये सारा का सारा इलाका जो था सब मिलके हैदराबाद बनता था। ठीक है, और ये सारा इलाका बड़ा एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा होता था भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी अगर भारत से जाती, आज आप खुद देखो आंध्र प्रदेश तेलंगाना अपने आप में दो बड़े बड़े खुद एक राज्य है ना, उसके बीच में एक हैदराबाद है। ठीक, तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसे बड़े राज्यों को अपने अंडर में रखा करता था, सारी चीजें इसके कंट्रोल में आया करती थी। ठीक है, हैदराबाद का मुद्दा यही खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है। अभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब भारत का विभाजन होगा उस बेसिस पे भी अभी हैदराबाद का मुद्दा फिर क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन हैदराबाद यहाँ पे भारत का एक पार्ट बन चुका है, इसको भी यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे क्योंकि लिंग्विस्टिक मुद्दे को भी हमें खत्म करना है। ठीक है, यहाँ तक की डिटेल समझ आ गई हैदराबाद से रिलेटेड। ठीक है, हैदराबाद का मुद्दा ये है, मीर उस्मान अली जो है वो भारत का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, उसको आजाद रखना चाहते थे, तो चालाकी भरा एक स्टैंड स्टिल साइन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, और उस स्टैंड स्टिल में बोला जाता है वो विचार करके बताएंगे कि कब वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं जुड़ेंगे, ये क्लियर है। और इस बात को लेते हुए उन्होंने अपनी अंदर ही अंदर एक सेना तैयार करना शुरू कर दी, MIM का गठन हो जाता वहाँ, रजाकार बड़ी एक आर्मी क्रिएट हो जाती है, वो आर्मी वहाँ के लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देती है, जो भी भारत के पक्ष में बात करता था। इसके विरोध में यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ डिटेल में अगर इसको पढ़ना होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। मणिपुर एक और बचा है हमारा, बस लास्ट है मणिपुर और देख लेते हैं। ठीक है, मणिपुर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट का कोई भी ऐसा इलाका नहीं देखा जिस इलाके के अंदर कोई डिस्प्यूट था। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है जिसके अंदर एक डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को भी समझ लेते हैं मणिपुर वाला डिस्प्यूट है क्या। ठीक है, देखिए मणिपुर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे महाराजा बोधचंद्र सिंह रहा करते थे और मणिपुर के ऊपर शासन किया करते थे। लेकिन मणिपुर था तो क्या, एक प्रिंसली स्टेट ही रियासत था, और रियासतों को अधिकार दिया गया था या तो वो स्वतंत्र रहे या फिर किसी भी एक राज्य में जुड़ जाए। अब मणिपुर पाकिस्तान में कैसे जुड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कहाँ मणिपुर कहाँ पाकिस्तान, बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों, है ना। तो मणिपुर पाकिस्तान में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसको लेकर तो किसी भी तरीके की बात नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ भारत का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा इसको लेकर विवाद खड़ा था, क्योंकि मणिपुर भी वो राज्य है जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। वो बार बार इस बात को यहाँ पर बोलता था कि मणिपुर स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि हम अलग भाषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, हम ट्राइबल कम्युनिटी वाले लोग हैं और हम अपना एक अलग देश चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मणिपुर के अंदर ट्राइब्स भी देखोगे, मणिपुर के अंदर फॉरेस्ट रीजन भी देखोगे और मणिपुर की लैंग्वेज और कल्चर सब भारत से अलग देखोगे, तभी ये लोग चाहते थे कि हम भारत से अलग होकर अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बोधचंद्र सिंह यहाँ पे महाराजा थे, इन्होंने क्या करा, विलय के प्रारूप के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर तो कर दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मजबूरन क्या करने पड़े, सिग्नेचर करने पड़े। लेकिन सिग्नेचर करने से पहले हुआ क्या क्या यहाँ पे, देखिए हुआ क्या, मैंने आपको बोला था ना, एक ऑप्शन तो भाई ये भी आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लिया जाए, एक ऑप्शन ये भी आया था ना जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन तो यही दिया था ना कि संविधान भी चलाओ राजशाही भी चलाओ। ठीक है, दोनों तरीके की चीजें चला, तो मणिपुर ने इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। इसने बोला भाई हमारे राजा हैं बोधचंद्र सिंह, ये राजा कभी खत्म नहीं होंगे, एक राजा बना रहेगा मणिपुर में हमेशा, और वो राजा मोनार्की का एक सिंबल बना रहेगा देश में। ठीक है, इसके साथ ही साथ में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बनाएंगे और संविधान का भी पालन करेंगे, और संविधान के पालन करने के लिए हम मणिपुर के अंदर इलेक्शंस कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्शंस कराएंगे, और इलेक्शंस करा के हम लोग यहाँ पे एक सरकार भी चुनेंगे जो सरकार को चलाने के लिए यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पॉन्सिबल
रहे। ठीक है, वहाँ की विधानसभा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो वहाँ की सरकार चलाएगी। अब हुआ क्या, पहली बार भारत में कहीं इलेक्शन अगर हुए तो 1949 में कहाँ हुए थे, मणिपुर में। इसी के बेसिस पे अगर पूरे भारत में, स्वतंत्र भारत में पहले इलेक्शन हुए कहीं तो वो यही है मणिपुर, जहाँ पे इलेक्शन हो। पूरे भारत में कहीं इलेक्शन नहीं हुए। भारत के अंदर भी इलेक्शन का प्रोसेस अगर शुरू हुआ था तो 1951 में शुरू होकर 52 में खत्म हुआ था, 4 महीना लगा था इलेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1949 में मणिपुर में सबसे पहले इलेक्शन हो गए, और ये स्टेट इलेक्शन है। आप लोग इस बात को भी समझ जाओ, राज्य ही तो है मणिपुर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्शन हुआ, यहाँ एक सरकार चुनी, सरकार चुन के पावर में आई। पावर में आने के बाद उसमें क्या हुआ, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और विधानसभा अब यहाँ के कानूनों को बनाया करेगी। तो भाई एक बात क्लियर हो गई कि राजा भी है यहाँ और कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देश का एकमात्र राज्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया था वो था मणिपुर। और पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिखती है। पूरे भारत में 47 से लेकर आज तक उठा लेना, कहीं नहीं दिखेगा कि वहां राजा भी रह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है। नहीं, जहां राजवंश समाप्त होगा वहीं कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, ये भारत का नियम था। लेकिन सिर्फ मणिपुर के अंदर ये बात हुई थी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लागू किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस पे जोर दे के बता रहा हूँ। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू हुई थी वो है मणिपुर राज्य, जहाँ पे बोध चंद्र सिंह यहाँ पर राजा है और साथ ही साथ में एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भी कार्यरत है, और ये दोनों मिलकर अब कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, बोध चंद्र सिंह को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने बुलाया तुरंत वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को। इन्होंने बोला हम आपके साथ में संधि साइन कर लेते हैं, एक्सेशन की संधि। और एक्सेशन की संधि में क्या होता है भाई, विलय हो जाता है पूरा का पूरा राज्य का। अभी मणिपुर किसी का हिस्सा नहीं था। अब क्या हुआ, एक्सेशन की संधि साइन होते ही मणिपुर अब किसका, भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और इसको लेकर बोध चंद्र सिंह की बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई। इनके समाज के लोगों ने, असेंबली के लोगों ने इनको बहुत बुरा भला देखा इस चीज को लेकर कि आपने भारत के साथ में संधि साइन क्यों कर दी, एक्सेशन या विलय की नीति क्यों साइन कर दी आपने, आपको नहीं करनी चाहिए थी। हम अच्छा खासा इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र रह रहे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे, आप भी राजा बने हुए थे, समस्या क्या थी, है ना। तो बोध चंद्र सिंह ने क्या करा, यहाँ पे इंडियन फेवरिज्म दिखाते हुए थोड़ा भारत के साथ में संधि साइन कर दी। और इस भारत के साथ की संधि के साथ में ही मणिपुर के अंदर राजशाही का अंत होता है, और राजशाही के अंत के बाद में वहाँ पे मणिपुर भारत का एक हिस्सा बन जाता है। मणिपुर में अभी बाद में भी इलेक्शन होंगे, जब पूरे भारत में इलेक्शन 1951 में शुरू हुए थे तो फिर मणिपुर में भी इलेक्शन हुए थे। इस लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद मणिपुर को भारत ने अपने कब्जे में लेके और उसको चलाना शुरू कर दिया। तो मणिपुर का किस्सा भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग किस्सा आज भी बना हुआ है, क्योंकि बोध चंद्र सिंह को वहाँ आज के समय में भी लोग बुरा भला कहते हैं, कारण नहीं। ठीक है, वहाँ की जनता आज भी बोध चंद्र सिंह के बारे में अब शब्दों को यूज करती है। हालांकि राजा, अगर किसी अंत का कोई राजा होगा तो वो उसको प्रेज करता है ना। एक कहीं ना कहीं किसी का एक इतिहास होता है कि हमारे ये राजा रहे, तो वो राजा को अपने यहाँ का इतिहास बताओ तो वो गौरव प्रतीत करता है। लेकिन यहाँ पे बोध चंद्र सिंह को अभी भी भारतीय जनता बुरा भला या फिर डिस्प्यूटेड कहीं ना कहीं करार देती है। ठीक है, ऐसी जनता वहाँ पे भी है। और मणिपुर आज के समय में न्यूज़ में भी बहुत है, तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए थी, इसलिए मणिपुर को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और मणिपुर का आज का किस्सा क्या है, किस तरीके से रिलेट करती है सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया इसका इतिहास क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी अलग है, ट्राइबल रीजन का इलाका है, ये अपने सारे राइट्स और अधिकार एकदम ट्राइबल कंसोलिडेशन के आधार पर ही अलग रखते हैं, एकदम अलग रखते हैं। तो जब जिनके अधिकार अलग है, सारी चीजें अलग हैं, अगर ऐसी जगह किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पे क्या होता है, फिर जैसा मणिपुर में आग लगाई गई है वैसी हर जगह होता है। मणिपुर ही नहीं, जहाँ पे सेपरेट स्टेटस का जिस भी स्टेटस को स्टेट को दर्जा है, वहां पे अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है तो वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम को माना जाता है, पूरी स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम को माना जाता है। वहां जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो प्रॉब्लम वहां कम्युनिटी एंगल के बेसिस पे है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो मणिपुर में आज के समय में मुद्दा चल रहा है वो क्या हुआ था, कम्युनिटी क्राइसिस हुए थे। कम्युनिटी क्राइसिस, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हुआ था वहां पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, दंगे भड़के वहां पे, और दंगे भड़ने के बाद में पूरा मणिपुर आज के समय में जैसे जला है वो मणिपुर
पूरे देश नहीं देखा, ठीक है। तो कम्युनिटी क्राइसिस वहाँ पे इस बेसिस पे शुरू हुई थी। इस कम्युनिटी क्राइसिस को और डिटेल में आप सोशल इश्यूज के चैप्टर में पढ़ोगे, इंटरनल सिक्योरिटी के चैप्टर में पढ़ोगे। ये जो सेपरेट स्टेट्स हैं इनके दर्जे इतने अलग से क्यों दिए गए और कारण क्या है देने के। इसके कुछ कारण अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब ट्राइबल कंसोलिडेशन की हम लोग बात करेंगे तब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मणिपुर के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, और हैदराबाद के बारे में लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखिए, भारत तो पूरा आज़ाद हो चुका है। भारत के सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया, जितने भी रियासतें थी उन सबको भी मिला लिया गया। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ विदेशी प्रभाव था। जिन प्रभावों में एक तो फ्रेंच टेरिटरी थी हमारे पास में, और एक पुर्तगालियों की टेरिटरी थी। फ्रेंच कुछ टेरिटरी जो भारत की थी उसके ऊपर अभी भी कब्जा किए हुए थे फ्रांसीसी लोग। ये वही फ्रांसीसी जो 5 लोग भारत के अंदर आए थे ना, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन्स और इंग्लिश, उनमें से अभी भी पुर्तगाली और फ्रांसीसी भारत में बचे हुए। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में भारत में गए थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 1498 में सबसे पहले और गए कब है, 1961 के अंदर गए थे। हुआ क्या, भारत के अंदर इन टेरिटरीज के ऊपर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था, और ये चलता इसलिए रहा क्योंकि भारत का ध्यान उनकी रियासतों के ऊपर था और भारत के संविधान को और मजबूत करने के ऊपर था, और यहाँ कोई समस्या दिख भी नहीं रही थी। तो इस वजह से भारत ने इन टेरिटरीज के ऊपर अपना ज्यादा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ की जनता ने कुछ विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगा जब पूरा भारत तो आजाद है और हम भारत की टेरिटरी का हिस्सा, तो हम पुर्तगालियों के गुलाम क्यों रहे, हम फ्रांसीसियों के गुलाम क्यों रहे। ऐसे हिस्से 1954 में फ्रांसीसियों ने आजाद कर दिए जो भारत के पार्ट हुआ करते थे, जिसमें एक पुडुचेरी है, कराईकल है और कोरोमंडल तट, मतलब बेसिकली आंध्र प्रदेश का जो पूरा का पूरा तट है, इस तट के ऊपर भी फ्रांसीसी अपना थोड़ा सा कंट्रोल करते थे। और मालाबार तट पर जो माहे का इलाका है, इस इलाके पे भी अपना कंट्रोल करते थे। तो ये इलाके जो हैं, इस इलाकों के अंदर फ्रांसीसी कंट्रोल कब समाप्त हुआ जाके, 1954 में। कब समाप्त हुआ, 1954 में। चुपचाप भारतीयों ने इनसे आके बोला था कि आप खाली कर दो, अब आपका समय नहीं बचा। फ्रांसीसियों ने चुपचाप खाली भी कर दिया, कोई विद्रोह नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। ये लोग आए और खाली करके चुपचाप चले गए, ठीक है। तो बस जो टेरिटरी हमारी फ्रांसीसियों के पास 54 में थी वो हमने ले, ठीक। ऐसे 61 में पुर्तगालियों के साथ में था। पुर्तगाली जिस क्षेत्र पे अभी भी कंट्रोल करते थे उसमें गोवा है, ठीक है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों के ऊपर अभी भी पुर्तगाली कंट्रोल करते थे। 1961 का समय आ गया, ये भारत को छोड़ने को तैयार नहीं अभी भी, क्योंकि ये इनके ट्रेडिंग रूट थे, यहाँ से ट्रेड व्यापार बहुत अच्छा हो जाया करता था इनका। तो इस वजह से ये कभी भी पुर्तगाली भारत को छोड़ने को तैयार नहीं थे, ठीक। भारत ने क्या करा, इनके विरोध में एक ऑपरेशन चला दिया, ठीक है। ऑपरेशन का नाम आप पता है किसी को, ऑपरेशन विजय, वेरी गुड। ऑपरेशन विजय यहाँ चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के चलाते समय ऐसा नहीं है कि कोई वॉर हुआ, कोई लड़ाई हुई, हिंसा हुई हो किसी तरीके की, बस आर्मी को टहला दिया गया, ठीक है। आर्मी निकली अपना पूरा जत्था लेके, और जत्था लेके कहाँ टहल गई, गोवा के क्षेत्र में, दमन द्वीप में या फिर दादरा नगर हवेली। यहाँ सिर्फ एक राउंड लिया, राउंड लेने से प्रेशर बन गया पुर्तगालियों के ऊपर, और उन्हें लगा अब कि भाई हमें इस समय इनको आजाद करना जाना ही उचित है। तो ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय में कोई हिंसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों ने भारत को आजाद किया, ऑपरेशन विजय, ठीक है, 1961, ठीक। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये सब, लेकिन याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना आप इन सब चीजों को याद रखोगे, जितना छोटे छोटे फैक्ट को याद रखोगे, उतना आप समझो मजबूती आपकी बनेगी फैक्ट को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके और आंसर बिल्डिंग को लेकर। जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हो, उन आंसर्स में ऐसी छोटी मोटी बातें जब आप लिख देते हो ना, जैसे ऑपरेशन पोलो कहीं लिख दो, कहीं ऑपरेशन विजय लिख दो, रजाकार का नाम उठा के कहीं लिख दो, ऐसी छोटी छोटी चीजें जब वर्ड के फॉर्म में लिख देते हो तो वो खूबसूरत कर देती है आंसर में, है ना। तो वो आंसर खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर को ये फील आता है कि इस बच्चे को नॉलेज है, ये लिखना चाह रहा है। अब उसको अगर आंसर आपका इधर उधर भी हुआ, 19-20 भी हुआ, तो आपको वो नंबर अच्छे दे देगा। उसका कारण ये होगा क्योंकि वो समझेगा इस बच्चे को नॉलेज है, भले से आंसर इधर उधर जल्दबाजी में हो रहा है लेकिन नॉलेज तो रखता है। तो ये सब चीजें आप लोग इसलिए याद रखा करो क्योंकि ये काम की चीज है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, वो भी बोला जाता है, बेसिकली इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन चटनी भी कहीं कहीं आता है ना, तो उसका भी नाम आता है कहीं कहीं, तो वो भी इसी से रिलेटेड माना जाता है। लेकिन ऑपरेशन विजय बड़ा ऑपरेशन था वहाँ, वो उसको आप लोग ज्यादा अच्छे से याद रखिए। लिख रहे हो क्या? हाँ
हाँ अब देखिए, ये है बड़ा मुद्दा, ठीक है। यही सारे बेसिक आपके क्लियर कर देगा कि भारत के अंदर जनजातियों को लेकर जो समस्या है, भारत के अंदर ट्राइब्स को लेकर जो समस्या है, ट्राइबल रीजन्स कौन कौन से, और ट्राइब्स के साथ में हमें इशू क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वैसे तो ये मुद्दा आपका सोशल इश्यूज का पार्ट है, ठीक है। और जब भी आप सामाजिक समस्याएं पढ़ते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, वहाँ ट्राइबल का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारत की ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उसका एक बेसिक समझ आ जाएगा, वो बात समझ आ जाएगी कि ट्राइब्स को लेके ये समस्याएं उत्पन्न कैसे हुई, और ट्राइब्स आज के समय में भारत के अंदर ही रहकर किस तरीके से नक्सलवादी बन गए। मैं सारे ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक नेक्सटाइल गठबंधन क्रिएट कर लिया इस वजह से, क्योंकि वो भारतीय सरकार से खुश नहीं रहते, भारतीय अधिकारियों से खुश नहीं रहते, और हमेशा इंटेलिजेंस में अभियान चलाते रहते हैं। तो ये नेक्सटाइल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये टेररिज्म से भी बड़ा मुद्दा माना जाता है भारत के लिए, क्योंकि इतना प्रकोप टेररिज्म का भारत में नहीं है जितना नक्सलिज्म का है, ठीक है। तो नक्सलवाद जो है या नक्सलवाद की जब हम लोग बात करेंगे तब वहां पे आपको ये बेस बहुत अच्छे से समझ आएगा और वहां के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जनजातीय मुद्दा है क्या और भारत के अंदर इसको लेकर क्या समस्या है, ठीक है। देखिए, जनजातियों को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि जनजातीय समुदाय है क्या। जनजातीय समुदाय वो समुदाय है जो अपनी एक कल्चरल सांस्कृतिक आइडेंटिटी को अलग रखता है, जो अलग कल्चर को फॉलो करता है, अलग इलाकों में रहना पसंद करते हैं और इंटरफेरेंस ऑफ एनी कम्युनिटी या फिर एनी पीपल को बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें एकदम अलग रहना है, अपने आप को सेपरेट करके रहना है, वो किसी भी तरीके से सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते थे, ठीक है। तो वो अपने आप को एक अलग रखना चाहते थे, अलग दर्जा दिलाना चाहते थे। तो भारत के सामने वैसी समस्या है कि अलग हम इनको रखें कैसे भारत में रहते हुए। झारखंड का इलाका बिहार से अलग कैसे करते हैं बताओ, हुआ बाद में अलग, लेकिन हम कैसे करते हैं, अभी कैसे इसको अलग करते हैं। अगर हम इसी बेसिस पे ट्राइबल रीजन्स के बेसिस पे अलग करते रहे तो पता नहीं भारत कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के बेसिस पे भारत के ऊपर प्रेशर है कि इन कम्युनिटीज को, अब इन कम्युनिटीज को हमें प्रोटेक्ट भी करना है, बचा के भी रखना है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके साथ अत्याचार भी बहुत सारे किए हुए है ना। तो जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को बचाना भी है, इनको इनके अधिकार भी देना है और फिर दुनिया के सामने लाकर इनको उस तरीके से हमें बेइज्जत भी नहीं करना कि देखो कैसे लोग, है ना। क्योंकि ट्राइब्स का एक तरीका होता है, जैसे आप देख लो अफ्रीकन्स का होता है आज के समय में। जैसे हमने आदि मानवों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा नोमैडिक मैन भारत के अंदर आया और उसने अपना जिस तरीके से इवोल्यूशन किया, उन्होंने तो इवोल्यूशन कर लिया, ये लोग नहीं कर पाए। इन्होंने अपना जंगल के अंदर ही रहना और पहाड़ों के अंदर ही रहना सीमित रखा और ये उससे बाहर ना आना चाहते और ना किसी तरीके के अपने कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। तो ये रहना चाहते थे, ये इसी का अधिकार मांग रहे थे, ठीक है। अब देखिए नेहरू के पास में क्या क्या ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू के पास में क्या ऑप्शन थे कि ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को उनके अधिकार, उनकी परंपराएं, उनके कल्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अब हमारे पास में ऑप्शंस के तौर पर क्या है। पहला ऑप्शन नेहरू के पास में ये था कि भाई इन सबका मर्जर कर दिया जाए, ठीक है। मर्जर किसके साथ में, भारत के अन्य राज्यों के साथ, जिससे ये लोग मेन स्ट्रीम में आए, सामने निकल के आए, है ना। मेन स्ट्रीम में मतलब सामने आएंगे तो हम इनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर सामने नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट के लिए कार्य कैसे किया जाए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इनके ऊपर कि मर्जर करके हम अगर कार्य करना चाहें तो हम इनका डेवलपमेंट और विकास कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, है ना, इनकी सांस्कृतिक वैल्यूज खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश के अंदर अभी रिसेंट में 2020 के अंदर एक प्रोग्राम चला, ट्राइबल कम्युनिटी करके, वहाँ पे एक प्रोग्राम चला, वहाँ का एक एनजीओ है बहुत बड़ा, उस एनजीओ ने एक प्रोग्राम चलाया और वो प्रोग्राम बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था। वो क्या करना चाहते थे, ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे और मेन स्ट्रीम में लाकर उनको एजुकेट करना चाहते थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे और शिक्षा देने के माध्यम से वो उनको प्रमोट करना चाहते थे कि भाई आप लोग को भी तो हक है, हायर पोस्ट के ऊपर आप लोग भी जाओ, इन सब तक। वो लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे इनको ज्वाइन किया, मना नहीं किया, वो ट्राइब्स को मोटिवेट किया गया, ज्वाइन किया गया, शिक्षा के लिए उनको प्रमोट किया गया। वो आए, आके ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में जब वो वापस अपने घर को पहुंचे तो घर पे पहुंचने के बाद में वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज भूल चुके थे। अब उन्हें अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बात करना नहीं आता था।
वो अपनी लोकल आइडेंटिटी भूल चुके थे, वेशभूषा बदल चुकी है, वो उन कल्चर को फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें अब शर्म आती है कि मेन स्ट्रीम में जाके मुझे बैठना है, और जब मैं मेन स्ट्रीम में बैठूंगा जाकर तो मैं अपनी इस कल्चर को कैसे फॉलो करूँ, है ना। वो कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, वो कल्चर धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। तो इस एनजीओ पर रोक लगाई तुरंत। ये एनजीओ अगर वर्क करता रहेगा तो धीरे धीरे ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खो देंगे, और ऐसा हुआ भारत ने पिछले लगभग 60 सालों के अंदर, अगर मैं 60 इयर्स का इतिहास देखूं तो भारत ने इस समय में 1025 अप्रोक्स भाषाएं खो दी हैं। भाषाएं मतलब लैंग्वेजेस की कोई सीमा नहीं है कि भारत के अंदर इतनी भाषाएं, नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। हर एक मोड़ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कटपट करता हुआ मिल ही जाए, है ना। अलग अलग तरीके से बात करते हुए लोग दिख ही जाते हैं, ऐसा होता है। तो भारत के अंदर इतनी भाषाएं थी कि उन भाषाओं को संभालना बहुत मुश्किल था। ऐसी 1025 भाषाएं लगभग विलुप्त हो गई हैं जो जनजातियों से रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ। क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने मेन स्ट्रीम में आना शुरू कर दिया था, इन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया, ठीक है। बाहर आने की मजबूरी बन गई थी, रोजगार के लिए बाहर निकलना पड़ा, या तमाम चीजें हैं जिसके लिए इन्हें बाहर निकलना पड़ा। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तब नेहरू ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? पहला ऑप्शन नेहरू के पास मर्जर का था, मर्ज करके इनको दूसरे लोगों की तरह कर दिया जाए। दूसरी चीज, इनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? इनको इंडिविजुअल बेसिस पे रखें, इनको सेपरेट ही रखा जाए, एकदम अलग रखा जाए। सेपरेशन रखो, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको एकदम अलग रखा जाएगा, ये अपने हिसाब से जिए, जो करना करें। लेकिन एक बात बताओ, ये आइडेंटिकल क्राइसिस नहीं हो जाएगा इनके साथ? इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा? एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, कोविड की बीमारी फैल गई, ठीक है, कोविड की बीमारी फैल गई। अब कोविड की बीमारी फैलने के बाद में जनजातियों के अंदर भी हो सकता है कहीं एक बीमारी फैल गई है उस समय में, और अगर कोई बीमारी फैली होती भारत के मेन स्ट्रीम को तो पता ही नहीं चल पाता, वहां जनजातियां खत्म हो जाती, है ना। तो ये उस बीमारी से फिर इन्हें कैसे बचाया जाए? अगर ये इंडिविजुअलिज्म पे, बाहर से तो कोई डॉक्टर इनकी मदद भी करने नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर इसको वो दीकू दीकू कह के चिल्ला के मार के भेजने लगे, है ना। तो दीकू तो बोलते थे ना आउटसाइडर्स को, जैसे तो होता था। तो ये सारे के सारे लोग आइडेंटिकल क्राइसिस के मारे भी थे, मतलब ये इंडिविजुअलिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ये बात भी समझ आ गई नेहरू को। अगर हमने इन्हें अकेला तनहा छोड़ दिया तो ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। ये कम्युनिटी डिमांड तो करती है कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन अगर हमने इन्हें अकेला छोड़ा तो ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम की अगर बात करूं कि आसपास का अगर कोई ग्रामीण इलाका है, वहां पे अगर कोई डॉक्टर ना मिल पाए, गलत समय पे, रात का समय है, बीमार हो गया कोई व्यक्ति, अचानक से पेन उठा, दर्द उठा, उसे शहर तक लाने में इतना समय गुजर जाता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है। होता है ना ऐसा? अभी एक गाँव के फॉर्म में अगर हम देख ले तो ऐसा हो जाता है। तो ये तो ट्राइबल रीजन ही एकदम अलग है, और इसको मेन सिटी में लाने के लिए कितना समय खराब होता। तो ऐसा तो पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं था कि हम इन कम्युनिटी को अलग छोड़ देते, मरने के लिए छोड़ देना हो जाता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इनके पास में था, और वो ऑप्शन था सैलेड बाउल का, ठीक है। सैलेड बाउल समझते हो? सलाद की टोकरी, ठीक है, सलाद की टोकरी की बात करिए यहाँ। सलाद की टोकरी अभी आपने देखी होगी, इसको सैलेड बॉल प्रिंसिपल भी बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ सैलेड बॉल बोला। सैलेड बॉल के प्रिंसिपल को नेहरू ने अडॉप्ट करने की डिमांड रखी, और ऐसा लोगों को बोला ऐसा करा जाए। अब देखो सैलेड बॉल में क्या होता है, सलाद जब भी आप लोग खाते हो उस सलाद के अंदर एक तरफ मूली रखी है, गाजर रखा है, ठीक है, प्याज रखी है, खीरा रखा है, जो कुछ भी रखा है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है सलाद का पार्ट, सब आपस में मिले हुए भी हैं, फिर भी आप उसमें आइडेंटिकल तौर पर ढूंढ लेते हो ना कि ये मूली है, ये गाजर है, इस तरीके से ढूंढ लेते हो ना। एक इसी का अपोजिट प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट प्रिंसिपल। मेल्टिंग पॉइंट प्रिंसिपल में क्या होता है, दाल का एग्जांपल ले लो, नमक डाल दी, मिर्चा डाल दिया, दाल डाल दी, सब मिला के घोड़ दिया, ढूंढो कहाँ है मिर्ची, ढूंढो कहाँ है, हाँ हल्दी, ये बहुत दाल बनाती है, ठीक है। तो ढूंढो अब कहाँ पे, है ना। तो नहीं पता ना, वो मेल्टिंग पॉइंट का प्रिंसिपल होता है। जो ये बात कर रहे थे मर्जर वाली, वो मेल्टिंग पॉइंट का प्रिंसिपल हो जाता अगर मर्ज किया जाता। तो आइडेंटिटी खत्म नहीं हो गई, नमक की आइडेंटिटी गई, खत्म हो गई ना, हल्दी की भी आइडेंटिटी खत्म हो गई, खत्म हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट से आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो इन्होंने प्रिंसिपल जो अपनाया वो था सैलेड बाउल का प्रिंसिपल, मतलब इस तरीके से इस कम्युनिटी को रखा जाए कि एक कम्युनिटी हम में आके मिल भी जाए, सारे लोग, मतलब गाजर और प्याज और जो भी है सारी चीजें, वो सब एक साथ आके सैलेड में मिल भी जाए, और मिलने के बाद में अपनी अपनी आइडेंटिटी भी रखें, है ना। अच्छा प्रिंसिपल है।
बढ़िया प्रिंसिपल है। भारत का कंपोजिट कल्चर इसी पे डिपेंड भी होता है, ठीक है। तो सैलेड बॉल का प्रिंसिपल कैसे रखा जाएगा, तो इन्होंने बोला इस प्रिंसिपल को चूज कर, ठीक है। अब क्या करा गया, बोले इस प्रिंसिपल को चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना पड़ेगा। तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा आइडेंटिफाई हुआ, बोले ढूंढो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, वो सारी स्टेट ढूंढना शुरू कर दो जहाँ पे ज्यादा ट्राइब्स रहती है, और ट्राइब्स के बेसिस पे अब उन्हें हम स्पेशल स्टेटस देंगे। और स्पेशल स्टेटस में क्या करा जाएगा, अब जो प्रशासनिक कार्यवाही अगर किसी मणिपुर के इलाके की कोई व्यक्ति कर रहा है या अगर नागालैंड के इलाके की कोई कर रहा है, तो वहीं का व्यक्ति वहां के प्रशासन को चलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं भारत से कोई व्यक्ति जाएगा उठ के किसी अन्य राज्य से या यूपी से उठ के जाएगा, नागालैंड के अंदर जाके रहेगा और वहां पे जाके उनके संसद को चलाएगा, उनकी विधानसभा को चलाएगा या उनके प्रशासन को चलाएगा, नहीं, वहीं के व्यक्ति को एजुकेट करा जाए, वहीं के व्यक्ति को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने यहाँ के खुद प्रशासन को चलाने में सक्षम, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि हमें अपने ट्राइब्स की समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है। और इससे क्या होगा, बाहर का व्यक्ति भी अंदर नहीं घुसेगा, बाहर का व्यक्ति जाके वहाँ कोई परिवर्तन कोशिश करने की भी ट्राई भी नहीं करेगा, और अंदर का व्यक्ति ट्राइब ही में से चुना जाएगा और ट्राइबल चीफ में से ही चुन के क्या करा जाएगा, उनके प्रशासन में चलाने के लिए वो कार्य करता रहेगा। हम वो ट्राइबल चीफ जो होगा वो हमारे संपर्क में रहेगा संसद के साथ में कि भाई तुम्हें इस चीज की जरूरत है तो चलो हम तुमको ये प्रोवाइड कर देते हैं, ये प्रोवाइड। तो ये देखिए प्यारा प्रिंसिपल था जो नेहरू ने इस समय में सोचा। इसको बोला जाता है नेहरू की पंचशील की पॉलिसी, जो ट्राइबल के लिए चुनी गई थी, ठीक है। नेहरू अपनी पंचशील की पॉलिसी के लिए बहुत पॉपुलर थे। एक पंचशील की प्रिंसिपल उन्होंने चाइना के साथ चुना था, जब चाइना के साथ वो अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे, और एक पंचशील का प्रिंसिपल उन्होंने भारत की ट्राइब्स या जनजातियों के साथ में चुना था। तो ये जनजातीय भारत की कंसोलिडेटेड रह के भारत के राष्ट्र के निर्माण में कैसे सहयोग करेंगे, उसका जो उन्होंने तरीका निकाला वो ट्राइब्स के लिए पंचशील का सिद्धांत कहलाता है उनका। यही सिद्धांत जो सैलड बाउल वाला है कि हम भारत की जनजातियों को भारत के अंदर रख के उन्हें बिना छेड़े, उनकी आइडेंटिटी बिना खत्म करे, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं, इसी को बोला गया सैलड बाउल प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल आ गया, और ये तीनों प्रिंसिपल के आने के बाद में जैसे हमने तीसरा अडॉप्ट कर लिया, अब यहाँ क्रिटिसिज्म भी तो होगा, हर चीज़ अच्छी हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो कुछ थोड़ी परेशानियां भी हैं इसमें। उन परेशानियों में जवाहरलाल नेहरू का कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला आपने जो बताया है बाउल वाला प्रिंसिपल, इसमें 3F की प्रॉब्लम है, ठीक है। 3F प्रॉब्लम है। 3F की प्रॉब्लम क्या है, बोले 3 तरीके के फैक्टर हैं जो यहाँ पर समस्या क्रिएट करेंगे अभी भी। पहला है फंड, ठीक है, पहला क्या है फंड, दूसरा है फंक्शंस, ठीक है, और तीसरा है फंक्शनरीज। ये 3 समस्याएं अभी भी, और ये समस्याएं क्या, आपने बोला ट्राइबल कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आए लीड करे आके, और वो लीड करने के लिए आप उसको फंड देके उनके राज्य को चलाने के लिए तैयार, लेकिन ये फंड जो है वो फंड सही हाथों में जा रहा है क्या, वो अपनी ट्राइब्स के लिए एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका किस तरीके से निर्धारण करेंगे आप ऐसा तो नहीं है वहाँ पे किसी तरीके की हर बार RTI लगवाते रहेंगे कि भाई RTI करके चेक करो कि ये सही जगह खर्च हो रहा है, पैसा नहीं हो रहा है, या गलत जगह खर्च हो रहा है, इस चीज को चेक करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो फंड्स का एलोकेशन हो रहा है वो सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। पहली प्रॉब्लम फंड्स के बेसिस पे आएगी, और आप सारा फंड का ट्राइबल रीजन नहीं खर्च कर दोगे। अगर उन्होंने मांगा कि भाई मुझे 2 करोड़ की जरूरत है ना, और आप उठा के उन्हें 2 करोड़ रुपए दे दो, फंड का एलोकेशन डिसाइड करिए पहले कि आप कैसे फंड देंगे, किस तरीके का फंड देंगे, ये है प्रॉब्लम। दूसरा फंक्शंस की प्रॉब्लम ये है कि फंक्शंस ये है कि वहां पे कार्य क्या क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी में विकास के कार्य क्या क्या करने हैं, कौन कौन से कार्य वहां पर होने, ये चीज अगर आपने छोड़ दी ट्राइबल कम्युनिटी के हाथों में, तो भाई वो तो फॉरेस्ट को ही आगे बढ़ाने में लगे, लेकिन उनके लिए तो फॉरेस्ट सब कुछ है, चलो और फॉरेस्ट बढ़ाओ, और फॉरेस्ट बढ़ाओ, पूरा भारत एक दिन फॉरेस्ट बन चुका हो, जंगल बन चुका हो, अगर वो अपने कार्य का ऊपर लग गए, है ना। तो फंक्शंस भी तो एलोकेट करिए, कि आप एक निर्धारण करिए ना क्या क्या फंक्शंस है उनके हाथों में, कौन से फंक्शंस को ले सकते हैं, सारे राइट्स नहीं दे सकते। और तीसरी चीज फंक्शनरीज, जो बॉडीज वहां पे फंक्शनरीज की तरह कार्य कर रही हैं, जो भी लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, क्या वो उस काबिल है कार्य करने के। अब ट्राइबल कम्युनिटी में आपको पता है लिटरेसी रेट क्या है, हाँ, आज के समय में जब इतना कम है तो उस समय में सोचे क्या होता होगा। तो ऐसे लोगों के हाथ में आप वहाँ की कमांड देने की बात कर रहे हो, अगर ये कमांड वहाँ के लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को दे दी गई, तो फंक्शनरी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वहाँ की स्टेट तबाह बर्बाद हो जाएगी।
तो ये 3 बड़े क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर लगे थे कि भाई अगर आप ट्राइबल रीजन्स को इस तरीके से सेपरेट स्टेटस का दर्जा दे देते हो तो फिर क्या होगा, ये बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। लेकिन नेहरू ने इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान भी दिया और थोड़ा बहुत इग्नोर भी किया, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं होता है ना, तो कुछ चीज़ें आपको इग्नोर ही करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा इग्नोर किया कि चलो ऐसी बॉडी बना दे जो समझदार बॉडी हो, ऐसे कार्य करवा दे जिनका कुछ निर्धारण हो और फंड हम ऐसा एलोकेट करेंगे कि अब आपको इतना ही फंड दिया जाएगा। ऐसा कुछ निस्तारण करते हुए इन्होंने क्या करा, तीसरा वाला प्रिंसिपल, सैलड बॉल वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लागू किया। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, भारत में जनजातीय एकीकरण होना शुरू हो गया। जो जनजातियां इधर उधर ट्राइबल फॉर्म में अपने अपने विद्रोह के फॉर्म में बैठी थी, ऐसा नहीं था ट्राइबल्स का विद्रोह शांत हो गया, सिर्फ अंग्रेजों से नाराज थोड़ी थे। हमने तो पीजेंट रिवॉर्ड्स से बात की थी तो साथ में ट्राइबल रिवॉर्ड्स भी पढ़ रहे थे ना, तो ट्राइबल रिवॉर्ड्स में तो हमने ये भी पढ़ा था, वो दीकू तो सारे आउटसाइडर को बोलते थे ना, वो सिर्फ अंग्रेजों को थोड़ी बोल रहे थे, उनके दुश्मन तो सारे ही लोग हैं ना, भारतीय भी उनके दुश्मन हुआ करते थे। तो वो दुश्मनी वो भारत में भी अभी भी रिवॉल्ट करते रहते थे भारतीयों के अगेंस्ट में। तो इन रिवॉल्ट से बचने के लिए भी एक उपाय ढूंढना जरूरी था, इसलिए जनजातियों का एकीकरण बहुत जरूरी था, उनके लिए सिद्धांत और प्रिंसिपल बनाने बहुत एसेंशियल है, इसलिए हमने ये सारे प्रिंसिपल्स अपनाए। ठीक है, क्या नोट करोगे इसमें जाकर पढ़ लेना। ये नीति लिखी हुई है यहाँ पे, नीति ये जो पंचशील का प्रिंसिपल है, इसमें 5 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। नेहरू ने जो 5 प्रिंसिपल अपनाए थे, वो प्रिंसिपल का मैंने आपको निचोड़ बता दिया, सैलड बॉल। ठीक है, वो इसका निचोड़ है, बस इसको पढ़ लेना जाके, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये नीतियाँ वगैरह कारक वगैरह हो गए। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये पूर्वोत्तर की दी हुई है, जनजातियां जितनी पूर्वोत्तर मतलब असम का राज्य, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, कहाँ कहाँ पे करती हैं, मेरे पास समय होता कसम से बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं है मेरे पास में, क्योंकि एक ही क्लास इसके बाद बचा हुआ है जिसमें आपको ये खत्म करके देना है मुझे। ठीक है, मैं बताता डिटेल में बताता, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास बहुत लिमिटेड समय है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब ऑनलाइन आप लोग का क्लास हो इन सबको और डिटेल में कवर कर दूँ। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा अगर मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसीज वगैरह भी कुछ है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिलहाल अभी एक नया टॉपिक है जिसके ऊपर आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। वो है आधिकारिक भाषा का मुद्दा। ठीक है, आधिकारिक भाषा का मुद्दा और भारत की लैंग्वेज, ठीक है, भाषा क्या होगी, इसको लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ है। ठीक, नया नया देश आज़ाद हुआ, नए नए देश आज़ाद के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई हिंदी को राष्ट्रीय भाषा चुना जाए या अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा चुना जाए, और आज तक ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या कोई राष्ट्रीय भाषा है हमारी? नहीं, आज तक कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। क्यों नहीं है? इसी कारण नहीं है, वो कारण अभी समझ आ जाएगा। आधिकारिक भाषा तो है हमारी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं। आधिकारिक ऑफिशियल वर्क के लिए जितनी भाषाओं को हम यूज कर सकते हैं, उन भाषाओं का तो प्रावधान है हमारे पास में, जिसमें अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया। 8 ही तो है, थोड़ा बहुत सही है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया। उसमें भी जब ये आधिकारिक भाषा आई थी तो उस आधिकारिक भाषा के लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया। वो क्वेश्चन मार्क देखिए, आधिकारिक भाषा का मुद्दा जो था वो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट इसका है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, पहला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, और क्या इस ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भारत के सामने। दूसरा क्वेश्चन मार्क भारत के सामने है, स्टेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या वो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा या नहीं होगा। भारत में जो राज्यों का बंटवारा है वो बंटवारा क्या राज्य का भाषा के आधार पे होगा या नहीं होगा। ये 2 बड़े क्वेश्चन इस समय देश के सामने आए। इन बड़े क्वेश्चंस में एक जो क्वेश्चन था, ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या भारत की रहेगी, इसको लेकर क्वेश्चन उठा। जब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन उठा तो बोला क्या गया कि भाई हिंदी जो है उसको प्रिंसिपल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, और इंग्लिश को जो है वो यहाँ पे इसकी एसोसिएट लैंग्वेज बना दिया जाए। मतलब ये आपकी प्रभावी भाषा है और इसकी मदद के लिए कौन सी भाषा है, इंग्लिश भाषा। कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश में अपनी बात रखेगा। तो ऑफिशियल सारे के सारे वर्क के लिए यहाँ पर इस भाषा को चुना गया।
1950 के अंदर जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और बोला गया संसद में अब कौन सी भाषा यूज करें, या संसदीय कार्यवाही के लिए, प्रशासनिक कार्यवाही के लिए कौन सी भाषा को यूज करें, तो बोला गया एक काम करो कि हिंदी को भाषा के तौर पर यूज करो और इंग्लिश को उसकी आधिकारिक या फिर सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पर यूज करो। ऐसा आप कब तक करो? 15 साल तक करो। 15 साल तक, 15 साल के लिए छोड़ दिया गया। समय क्या आ जाएगा? 1965। ठीक है, 15 साल के लिए बोला गया कि ऐसे करके यूज करो और 15 साल के बाद हम निर्धारण करेंगे कि आप कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए। ठीक है, अभी कोई नेशनल भाषा नहीं है, ऑफिशियल भाषा का भी कोई एक निर्धारण नहीं है, दोनों में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन इसको लेकर प्रोटेस्ट खड़ा हो गया। प्रोटेस्ट कौन कर देगा? ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है, ये लोग खड़ा करते हैं। साउथ इंडिया के लोग तेलुगु जानते हैं, तमिल जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते। अब यहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते तो हिंदी को भाषा के तौर पर क्यों एक्सेप्ट करें? तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट उठा और इस प्रोटेस्ट ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को मजबूर किया। उन्होंने यहाँ पे एक रेगुलेशन पास किया और अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि हाँ, हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी, नो डाउट, लेकिन अंग्रेजी का भी लगभग वही इक्वलिटी रहेगी। 50% भाषा हिंदी और 50% भाषा इंग्लिश, इसको आधिकारिक भाषाओं के तौर पर यूज किया जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सब बात समझ आ रही है? फिर क्या हुआ? 1963 आया, अभी भी मुद्दा नहीं क्लियर हो पा रहा है, फिर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज को लेके। तो इन्होंने क्या बोला? नेहरू ने बोला कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी बट इंग्लिश जो है मे कंटिन्यू। अब यहाँ डाउट क्लियर हो, ठीक है? मे वर्ड जो है ना, वो संभावनाओं के लिए लगाया जाता है। जहां संभावना, डाउट होता है ना, जहां डाउट होगा ऐसा हो सकता है, वहां पे मे शब्द का यूज होता है। ठीक, एक वर्ड यूज होता है शायद, अंग्रेजी पढ़ाने लगा मैं तुम लोग को, ठीक है? ऐसा होगा ही, ठीक है? वहां पे शायद शब्द यूज होता है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने मे शब्द यूज कर दिया और मे शब्द जब यूज करा तो यहाँ पे अब पूरी तरीके से बवाल शुरू हो गया। 63 में उन्होंने बोला अंग्रेजी भी हो सकता है कंटिन्यू की जाए, लेकिन हिंदी तो आधिकारिक भाषा रहेगी। ठीक है, अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, 65 आने वाला है। 65 से पहले क्या हुआ? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होगी? 64 में। और 64 में इनकी मृत्यु के बाद में एक जीरो वॉइड क्रिएट हो गया। प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहता हुआ जब किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? नई सरकार बनती है बिना इलेक्शंस के, जहाँ पे प्रधानमंत्री को चुना जाता है और वो उसकी जगह कार्य करता है। ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्य करने आए थे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी नाम से ही नहीं लग रहा है, ठेठ हिंदी वाले हो, नाम से लग रहा है ना। अब ये किसान के बेटे एकदम है ना, और किसानी जो है पूरे के पूरे परिवार से लेने देने वाले थे और इनका लेना देना भी नॉर्थ के इलाके से था। ये थोड़ा पक्षपात कर गए इस बात को लेके कि हिंदी को ही पूरे देश की भाषा होना चाहिए। इन्होंने अपनी कई भाषणों में और कई जगहों पर इस बात को बोला। और जब 1965 भी आया तो 1965 में भी इन्होंने बोला हिंदी को हम जो है सर्वोच्चता देते हैं। जैसा इन्होंने बोला पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया। विरोध यहाँ तक हो गया कि कई सारे लोग इसमें मार दिए गए, हत्याएं हो गई लोगों की। भाषा के बेसिस पे लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। क्यों? क्योंकि भाषा एक मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। भाषा के साथ खिलवाड़ लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाषा एक माध्यम आपके रोजगार का होता है ना। भाषा माध्यम है ना रोजगार का। अच्छी इंग्लिश आती है तो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य कर सकते हो ना। अच्छी हिंदी आती है तो अच्छे विभागों के अंदर जाके हिंदी विभाग में कार्य कर सकते हो। तो भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना रोजगार ले सकते हो। अब भाषा के ऊपर जब क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ पर क्या होगा? दंगे तक भड़क गए। अब भाषा के आधार पर जब भारत में दंगे भड़कने के समय यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भी 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर मजबूरन इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट जीरो है। वो कभी भारत की प्रधानमंत्री बनना भी नहीं चाहते थे। और इस सब के बारे में पॉलिटिकल जो भी चीजें वो सब आप बाद में देख लेना। अभी फिलहाल बताऊं, मजबूरन उन्हें क्या बनना पड़ा? भारत का प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी यहाँ भारत की प्रधानमंत्री बनी और इन्होंने 1967 में क्या करा? जो बात जवाहरलाल नेहरू कह गए थे, हिंदी ऑफिशियल कंटिन्यू रहेगी बट इंग्लिश में कंटिन्यू। ठीक है, इन्होंने बोला हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल रहेगी बट इंग्लिश शैल कंटिन्यू।
ठीक है, इन्होंने मे को किससे चेंज कर दिया, शैल से चेंज कर दिया। और अब इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी सारी विभागीय भाषाओं। यहाँ जाके अब दंगे शांत हो गए, तब सबको लगा कि अब शैल वर्ड से चेंज हो गया, मतलब अब भाषाई तौर पर हमें किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए आज तक राज्य की कोई भाषा नहीं चुनी गई, ठीक है, और ना चुनी जाएगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे, हम चुन भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदी बोलने वाले तो नॉर्थ में है ना, साउथ में बोलने वाले तो सब दक्षिण के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला भी दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूले के अंदर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो नॉर्थ वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, इनके लिए एक तो हिंदी लैंग्वेज है, ये तो है, बोला ही करते हैं ये लोग। एक इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा सीख ले, उसके ऊपर कंट्रोल अच्छा स्थापित कर ले, प्लस एक जो है वो लोकल भाषा, कोई भी लोकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को लर्न कर ले, या कोई साउथ की भाषा लर्न कर ले। नॉर्थ वाले लोगों को क्या बोला गया, कोई भी लोकल लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर ले जो साउथ की हो, कोई भी एक भाषा। हिंदी अंग्रेजी आपको आती है, आप किसी एक लोकल भाषा के ऊपर और कमांड कर लो, ठीक है। साउथ वालों को क्या बोला गया, अंग्रेजी आपको आती है, अच्छे से आती है, बहुत बढ़िया से आती है, लोकल लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड है साउथ की भाषा के ऊपर, आप क्या करो, हिंदी सीख लो, ठीक है। आपके ऊपर क्या कंपलसरी कर दिया गया, हिंदी कंपलसरी कर दिया। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला दोनों के लिए दिया गया। इससे इंदिरा गांधी जी ने डिस्प्यूट क्रिएट जो हुआ था आपसी लैंग्वेज के बेसिस पे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है। अभी तभी देखते हो आप कि साउथ में हैदराबाद या कर्नाटका के अंदर भी जाते हो तो वहां के लोग हिंदी बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं, इसी 3 लैंग्वेज फार्मूले की वजह से, वरना वो नहीं जानते थे बिल्कुल भी। उनके लिए तमिल ही थी जो भी थी, कन्नड़ ही थी जो उसी भाषा को प्रयोग करते थे और उसी भाषा में बोला करते थे, ठीक है। और सामने कोई भी व्यक्ति हो, तो इन्होंने ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके क्या करा, इस भाषा के डिस्प्यूट को क्लियर कर दिया। चलो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला मुद्दा तो सॉल्व हो गया, लेकिन भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हो गई। इंदिरा गांधी ने आगे ये डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया। लेकिन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, भारत के राज्यों का बंटवारा क्या भाषाई आधार पर होगा या नहीं होगा, अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर खड़ा है। और वो क्वेश्चन कैसे खड़ा हो गया, वो क्वेश्चन ऐसे खड़ा हो गया जब पहली बार यहाँ पर आंध्र प्रदेश के राज्य ने डिमांड करना शुरू कर दी अपने तमिल राज्य को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इसी में एक फिर आगे आ गए मराठा लोग, महाराष्ट्र के लोग, उन्होंने बोला हमें एक अलग स्टेटस चाहिए, हम भाषाई आधार पर अलग हैं। बंगाल के लोग आ गए, वेस्ट बंगाल, उन्होंने बोला बंगाली तौर पर हम अलग हैं, हमें एक अलग राज्य चाहिए। पंजाब के लोग पंजाबी लेंगे। अब पूरा भारत में एकदम ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि हर राज्य स्पेशल स्टेटस मांगने लगा भाषा के आधार पर, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। सबने मांगना शुरू कर दिया। नेहरू बोले किसी को नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। अगर हम भाषा के आधार पर चुनना शुरू कर दें तो सारे राज्य अपना अलग अलग स्टेटस लेके चले जाएंगे, फिर बचेगा क्या हमारे पास में, यूपी बिहार से काटेंगे क्या जिंदगी अपनी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बोले नहीं होगा ऐसा, भाषा के आधार पर हम राज्यों का चुनाव नहीं करें। और ये सच बात है, जितने राज्यों ने पूरे देश में परेशान किया है ना सरकारों को, उनमें यूपी बिहार ही सबसे शांत है, ये बात एकदम सच है, ठीक है। इन्होंने ज्यादा बवाल नहीं किए किसी तरीके के, न्यूट्रल रहते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, ज्यादा बवाल नहीं करते, ठीक है। जो असल मुद्दा होता है उसके ऊपर ज्यादा क्रिएशन होता है। अब देखो यहाँ पर ये क्रिएशन जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को लेके हुआ तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि लोग अपनी भाषा के आधार पर अपना राज्य मांगते थे। जैसे तमिल बोलने वाले सारे लोग बोलते थे हमें एक अलग राज्य दे दो, हम तमिल राज्य हो जाएंगे। मराठी बोलने वाले सारे लोग बोलते थे हमें अलग राज्य दे दो। पंजाबी बोलने वाले सब बोलते थे हमें एक अलग राज्य दे दो। सारे लोग अलग अलग राज्यों की डिमांड करने लगे। इसको लेके भारत में भी एक कमेटी बनाई गई। कई सारी कमेटीज हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे ये कमेटी का, जिसमें नाम आप सुनोगे, फजल अली आयोग का भी सुनोगे, फजल अली कमीशन, जेवीपी कमेटी भी आएगी यहाँ पे। बाद में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, जिसमें अंत था घोषित कर दिया कि कौन से राज्य किस किस आधार पर यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये समस्या शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश के मध्य से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जब मना कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे एक कमेटी आई, एस के धर कमेटी, ठीक है। नाम सुना होगा पॉलिटिकल रेटिंग में कभी, है ना? नहीं सुना अभी तक? सर से बोलूँगा, पढ़ाओ बच्चों को, क्या करते हो, ठीक है। एस के धर कमेटी, ठीक है। एस के धर कमेटी के अंदर क्या बोला गया? एस के धर कमेटी के अंदर पहली बार बोला गया कि भारत के अंदर भाषाई आधार पर अगर भारत का विभाजन किया जाएगा तो ये देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो एस के धर कमेटी ने भाषाई आधार पर बंटवारा करने से मना कर दिया। इसने बोला हम बंटवारा नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे भाषा के आधार पर। अब इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक कमेटी आई जिसका जेवीपी नाम था, ठीक है। जेवीपी कमेटी की फुल फॉर्म में बताए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, ये तीन लोग थे, तभी इनके नाम से मिलकर क्या बनी थी? जेवीपी कमेटी।
और ये कमेटी जो बनी, इस कमेटी ने एस के धर की कमेटी की बात को ही कबूल किया और इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, अगर राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर करना शुरू कर दिया तो भाषा के अंदर एक देश जो है बहुत गलत तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने जैसे ये बात बोली, आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंदोलन शुरू हो गया। अब आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ, भाषा के आधार पर वो अपना बंटवारा चाहते थे, वो कहते थे हमें तमिल चाहिए और भारत की कोई कमेटी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपने एक नाम तो सुना ही होगा और जरूर सुना होगा जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब देखो सारे नोट्स हैं, इन सारे नोट्स को आप लोग जाके पढ़ लेना, मैं इसको डिटेल में बता भी दूंगा, लेकिन इसको जाके पहले पढ़ लेना। ठीक है, इसके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा आगे आ गया। ये देखो एस के अंदर आयोग 1948 के अंदर सबसे पहला आयोग ये आया। इस आयोग ने आके क्या बोला, सबसे पहले कि हम भारत को भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होने देंगे, एकदम अलाउ नहीं करते। ठीक है, उसको लेकर जेवीपी ने समर्थन दे दिया। जेवीपी ने बोला कि हम भी आपकी बात से एकदम सहमत हैं, हम भी इस बात को बिल्कुल समर्थन नहीं देते। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो गई, आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम शुरू हो गई और तेलुगु भाषा के लोगों ने अपना एक आंदोलन क्रिएट कर दिया कि तेलुगु भाषा भी भारत के अंदर एक अलग भाषा के तौर पर जानी जाएगी और हम तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं। अभी भी कोई तैयार नहीं है इसको देने के लिए। यहाँ पे आंदोलन ऐसा क्रिएट हो गया कि गांधी जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु ने आंदोलन क्रिएट कर दिया और भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल पे ये अप्रोक्स 52 दिन बैठे रहे, 52 दिन अनशन पे बिना खाए पिए बैठे रहे और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ इस आंदोलन की वजह से कि एक अलग राज्य चाहिए तमिल लोगों के लिए, ये अपनी जान दे देते हैं 52 दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद। ये मुद्दा पूरे देश में फैल जाता है और जवाहरलाल नेहरू पे क्वेश्चन उठने लगते हैं क्यों नहीं आप आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य दे देते जब वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इतना प्रेशर जब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बना और जब एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई तो इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में उन्होंने क्या करा, बोले चलो तमिल लोग अपना एक अलग देश बना लो, तमिल तेलुगु बोलने वाले जो लोग हो वो एक जगह चले जाओ, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद ये वाले इलाके अपने एक अलग राज्य बना के चले गए, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या जानते थे हम लोग, आंध्र प्रदेश जानते थे। अभी रिसेंटली तो इसका डाइवर्जन हो गया पार्ट में। ठीक है, फिलहाल हम इसको एक आंध्र प्रदेश स्टेट जानते थे जो तमिल और तेलुगु स्टेट के तौर पर जानी जाती थी। ठीक है, जितनी साउथ की पिक्चरें देखते हो ना, बहुत सारी तमिल तेलुगु वाली लोग यही से क्रिएट होती हैं सारी की सारी, है ना। तो ये पिक्चरें जो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं उसकी अभी भी देखते हो भाषा के आधार पर वो कितना ज्यादा अपने आप को वो मानते हैं कि अपने आप के प्राउड फील करते हैं उस चीज को लेके कि हम तमिल और तेलुगु वाले लोग, है ना। तो भाषा का कितना महत्व था उसको लेके आंध्र प्रदेश अब क्या हुआ, एक राज्य बन गया। अब आप सोचो कि आपने क्या करा कि सांप की पोटरी में से एक सांप को बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। अब आपके सामने पे बाहर जितने अंदर सांप बैठे हुए हैं ना, वो सारे सांप फड़फड़ा जाएंगे बाहर निकलने के लिए। अब आपको या तो उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा या उन्हें मारना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, सारे राज्य जो पहले डिमांड कर रहे थे, पंजाब, मराठा, ठीक है, बंगाली, ये सारे लोग अब सामने आ गए बहुत तेजी से। उन्होंने बोला एक व्यक्ति 52 दिन की हड़ताल करके मर गया, मैं तो 32 दिन नहीं मर जाऊंगा, मैं कमजोर हूँ। ठीक है, तो मैं 32 दिन की हड़ताल करके मर जाऊंगा। अब हमें चाहिए अलग राज्य, और अलग राज्य के लिए सबने आके यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। जब इसको लेके यहाँ पे बवाल अलग अलग तरीके के शुरू हुए, तब आई बाद में फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन 1953। और फजल अली कमीशन ने क्या बोला, फजल अली कमीशन ने बोला कि भाषा के आधार पर देश का बंटवारा बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन हाँ
एक चीज की जा सकती है कि प्रशासनिक चीजों को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर बंटवारा किया जा सकता है। जैसे प्रशासनिक चीजों को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर, मतलब प्रशासन वहाँ का खराब नहीं होना चाहिए अगर भाषा के आधार पर बंटवारा होता है, और प्रशासन अगर कमजोर हुआ या खराब हुआ तो तुरंत उस राज्य को भारत का फिर से अपना हिस्सा बना लिया जाएगा, तुरंत का तुरंत, त्वरित कार्रवाई करके। इस तरीके के प्रावधान फजल अली आयोग ने दिए। फजल अली आयोग ने जब अपनी बात रखी तो इस बात को लेके यहाँ पे क्या हुआ, इन्हीं की बातों को लेके एक आयोग गठित हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तौर पर जानते हैं हम लोग 1956 में। और इसने क्या करा, पुनर्गठन अधिनियम को पारित करके यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे पहले राज्यों में बंटवारा नहीं था इस तरीके का। अब 14 राज्य बन गए। इन 14 राज्यों में जो राज्य का बंटवारा हुआ, कोई कोई लैंग्वेज के बेसिस पे चले गए और जो अपनी सहमति से जैसे रहना चाहते थे वैसे रह गए, और कुछ हमने क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा का सारा राज्य पुनर्गठित आयोग का रिजल्ट था। परिणाम वगैरह यही है कि अलग अलग राज्यों ने डिमांड करके अपने अलग अलग राज्यों को लेना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही नहीं, अब यहाँ पे जब 14 राज्य बने तो इसके बाद में भी उन राज्यों में से भी राज्यों के बंटवारे होंगे, तभी तो 14 से 28 राज्य बन गए ना, ऐसे थोड़ी बन गए। तो 14 से जो 28 राज्य बने, उन 28 राज्यों के बनने का मतलब यही था कि अब राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर, बस भाषा के आधार पर हो गया और बात हो गई यहाँ पे खत्म। तो राज्य पुनर्गठन आयोग